आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। खा में कोई खास बुराई नहीं थी, लेकिन वो हमेशा का के बाद ही आया। गा और घा पड़ोस में रहने वाले दो भाई थे। उनमें रुचि थी, पर वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था स, महत्वपूर्ण था र। कुछ कुछ मौसमों में प, मा और ना भी महत्वपूर्ण लगने लगते थे। हमने अपने प्रिय शब्दों के शुरुआती अक्षरों को कुछ अधिक प्रेम दिया। थोड़ा प्रेम शा और त्रा के हिस्से में भी आ गया, जबकि उनको साधना कठिन था। पर वो प्रेम डा को कम मिला और ड़ा को बहुत कम, क्योंकि ड़ा से शब्द शुरू नहीं होते। ड़ा गंगोत्री नहीं है। 67वां एपिसोड पिछले हफ्ते बीत गया 3 ताल का। ये 68वां एपिसोड है। ड़ा को प्रणाम। शुरू किया जाए। जय हो। कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ 3 ताल। जय हो, जय हो, जय हो। आगे तुम इस बात को पूरा कर लो और अड़े नहीं है तो कितना अपभ्रंशित जैसा लगेगा। हाँ। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, और यही एक था। और होता है। हाँ, नहीं, एक कुछ नहीं, और सैनिक कुछ था शायद। फेरा न था। हाँ, ये जो ड़, बहुत लोग बोलते हैं ड के नीचे बिंदी है ना। यार, नीचे बिंदी कैसे लगती है और कितनी बुरी बात है ये। इसीलिए मुझे इनसे बहुत, ड़ से बहुत चिढ़ है, हर उस अक्षर से जिसके नीचे बिंदी लगती है। और यही कारण है कि जितने शब्द हैं ड़ वाले जो खड़े हैं और अड़े हैं या पड़े हैं, उनसे तकलीफ होती है। अरे 68 जा रहा है, उसके बाद 69 आएगा और मजा आ जाएगा। हाँ, और 69 आते आते 67वां आते ही ना ताऊ ये मना रहे थे ये 2 एपिसोड निकल जाए जल्दी से बस। नहीं, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तर मजबूत होता जा रहा है, ताऊ का भी रा की तरफ प्रेम बढ़ता जा रहा है। 69 उत्तर लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि रा में जो है ना, सरोज खान और माधुरी दीक्षित का हम सबको बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए। अक्षरी वालों को बचा लिया था। हमेशा रा पे फंसने पे वो रिंग रांग रिंग करके कैसे कैसे जान बचाई गई, क्योंकि कई शब्द खत्म रा पे ही हुए हैं, है ना। हाँ, लेकिन शुरू कोई नहीं होता, शुरुआत कोई नहीं कर पाता है। जब तक डिंगड़ांग नहीं आया था तब तक लोग कविता की 2 लाइनें पढ़ते थे। ड़ के नीचे बिंदी, मातृभाषा हिंदी। एक कविता है जो ताऊ ने लिखी है, वो ड़ा पर ही वो कविता है। और वो पेंडेमिक की शुरुआत हुई और पहला लॉकडाउन देश में लगा। उसकी घोषणा के बाद जब मजदूरों का पलायन हुआ पूरे देश में, उसके कुछ समय बाद सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। तो ताऊ ने कविता लिखी थी। आज तक रेडियो पर ही वो कविता सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, उन्हीं की आवाज में, जिसकी शुरुआत ऐसे है कि 20 लाख करोड़ सुनकर अच्छा लगता है, पर बहुत चुभता है आखिर का ड़ा। हम इस मुकाबले में हैं उस कविता को लेके कि हम उस कविता के पहले प्रूफ रीडर थे। उन दिनों मैंने 2-3 कविताएं लिखी थी, हमने ताऊ को दे मारी थी, तो ताऊ ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में ताऊ ने भी कहा कि ये ले बेटा। ये 20 लाख। नहीं, हमने उसी चक्कर में 2 कविताएं लिखी थी उसी धुन में। घर में बैठे हुए थे, लॉकडाउन था और ऐसे ही लिखा गया था उसको। पर उसमें यह था कि हम सबने उसको अपनी आवाज में पढ़ा था। हाँ, ताऊ ने कहा था कि तुम भी पढ़ दो, तो मैंने भी पढ़ दिया था। मैं कन्विंस नहीं था कि मेरी आवाज में वो ठीक जाएगा, लेकिन अंततः वो जो ताऊ की गरिष्ठ आवाज है उसी में वो सबसे, क्योंकि उसके पहले वाली कविता कुलदीप की आवाज में प्रकाशित हुई थी। हाँ। तो ये कविता सुनिए और बताइए कि ये कविता कैसी लगी। जो व्हाट्सएप पर 3 तालियों के ग्रुप में बदकही होती है, इस कविता पर भी कीजिए। बहुत होता है 20 लाख करोड़, सुनकर अच्छा लगता है, मगर बहुत चुभता है आखिर का ड़। बहुत चुभता होगा ड को भी, जैसे कंकड़ धर दिया किसी ने उसके नीचे। ड़ आ जाता है सड़क में बीचों बीच, नंगे पैरों से अपने गुस्से का इजहार करने। बहुत चुभता है आखिर का ड़। जैसे बस के इंतजार में आदमी खड़ा हो या थक कर बेसुध किनारे पड़ा हो,
पूरी व्यवस्था से अकेला लड़ा हो, गैर की गली में ना मरने पर अड़ा हो, बहुत चुभता है आखिर का अड़ा। भाड़े में जो वसूला जा रहा है, गाड़ियों में जो चल नहीं रही, राज्य और केंद्र के झगड़े में, सत्ता और विपक्ष के रगड़े में, बहुत चुभता है आखिर का अड़ा। चुप रहती है महाविकास की अगाड़ी, बोलती हैं पुलिस की लाठियां, विकास के बाबुओं की झिड़की, फिर भी नहीं खुलती टिकट की खिड़की। तो मशीनों में पुर्जों की तरह जुते हुए घोड़े खुद चल पड़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर। पड़ाव होता है, घर नहीं। पड़ाव में होते हैं पानी के घड़े, आड़े तिरछे पड़े, और घड़ी की सुइयां गड़ती हैं आंखों में। मंजिल तो घर है और घर में अड़ा नहीं होता। प्यार में, तकरार में, ममता में, समता में, किसी का दर्द समझ पाने की क्षमता में, सभ्य में, समाज में, काम में, काज में अड़ा नहीं आता। अड़ा आता है अंताक्षरी में। डिंग डांग डिंग एक भोले कवि की ईजाद है अंताक्षरी प्रेमियों के लिए, वरना अड़ा में कोई गीत नहीं है, कोई धारा नहीं है, मेड़ है। अड़ा में एक छेड़ है, छाड़ है, हड़कंप है, दहाड़ है, पर्वत नहीं पहाड़ है। पर्वत की पूजा होती है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है। चाकू घुस जाए तो बच भी सकते हैं, घुसेड़ दी तो फिर फड़फड़ा कर निकल जाती है जान। मुर्दा देह में अकड़ आ जाती है, या फिर उनमें जिनकी संवेदनाएं मर गई हों। करोड़ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे लाखों मरोड़ देंगे, धर के तोड़ देंगे, कोरोना के मृतकों के आंकड़ों में जोड़ देंगे। बहुत होता है 20 लाख करोड़, अच्छा लगता है मगर बहुत चुभता है आखिर का अड़ा। तो ये वो कविता है ताऊ की अड़ा पर, और अड़ा के बारे में और इस कविता के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये आप हमें लिख करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर तो बदकही होगी इस पर, मैं जानता हूँ। बहुत लोगों ने बाबा की वो कविता खोजने की कोशिश की जिसके बारे में बाबा ने कह दिया था कि वो इंटरनेट पे है भी नहीं। फिर भी लोगों ने कोशिश की और कहा कि हम नाकाम रहे। पर ताऊ की ये कविता का लिंक आपने सुन तो ली है, पर लिंक मैं डलवा दूंगा अगर किसी को कई बार सुनना। इंटरनेट ही नहीं, एक वेबसाइट है हमारी ही जो ये कहती है कि इंटरनेट पे जो चीजें नहीं है वो भी वहां पे मिलेंगी। उस वेबसाइट का नाम है लल्लन टॉप, लेकिन मेरी कविता लल्लन टॉप पे भी नहीं है। ठीक है, तो हमारी कोई ब्रांच नहीं। हाँ, घर आना पड़ेगा। बहुत दिनों से ना हमने बात नहीं की है कि हमने देखा क्या है हाल फिलहाल में, कौन सी सीरीज और कौन सी फिल्में, कुछ रिकमेंडेशंस और क्या। ये बात बीच बीच में कभी कभी आ जाती है, रेफरेंसेस में किताबों के जिक्र आ जाते हैं, पर मैं चाहता हूँ इस बार थोड़ा शुरू में ही करें। एक अरसा हो गया हमने ये नहीं बताया कि कौन सी सीरीज कौन सी फिल्में इस बीच देख मारी और देख करके क्या अनुभव किया। हाँ नहीं, मतलब मैंने तो पिछले वाले एपिसोड में बताया ही था कि मैं क्या देख रहा हूँ, और क्योंकि वो एक बहुत लंबी सीरीज है, मेरे ख्याल से उसके 61 एपिसोड हैं, 4 सीजन में वो है, और मैं अभी मेरे ख्याल से 35वें या 40वें एपिसोड पे होऊंगा। मैं एक सीरीज देख रहा हूँ जिसका टाइटल है गुड डॉक्टर, जिसके बारे में मैंने जिक्र भी किया था, ऑटिज्म पे भी जिक्र किया था। ऑटिज्म पे, बिल्लियों के ऑटिज्म पे हम लोगों ने चर्चा भी की थी उसको लेके। मैं रोज ये सोचता हूँ कि मैं कुछ लिखूं उस सीरीज के 1, 2, 3 एपिसोड्स जितने भी मैं रोज देखता हूँ उनको देखने के बाद में, क्योंकि मैं रोज गुड डॉक्टर के एपिसोड्स को देख करके रोता हूँ। और ये मेरा आजकल दैनिक कार्यक्रम हो गया है कि मैं गुड डॉक्टर के एपिसोड्स देखूंगा और उन एपिसोड्स के दौरान रोऊंगा, क्योंकि बहुत ही विचित्र, बहुत ही जटिल मानवीय परिस्थितियों में पैदा हुए रोग या जीवन में हुई दुर्घटनाएं व्यक्तियों को जब अस्पताल तक लेके आती हैं, तो वहां से जो पूरा एक नया अध्याय शुरू होता है, वहां से जो पूरी चीजें बदल जाती हैं। अचानक से आपको पेट में दर्द होता है 5 दिन तक, और 6ठे दिन आप अस्पताल पहुंचते हैं और आपको पता चलता है CT MRI के बाद में कि कैंसर है, और वहां से सब कुछ बदल जाता है। अचानक से आपकी गर्दन में दर्द हो रहा होता है और आंख में दर्द हो रहा होता है, और आप एक अस्पताल पहुंचते हैं और अचानक से पता चलता है कि ब्रेन में कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है। वहां से जो चीजें बदल जाती हैं, मतलब कमाल की कहानियां हैं।
एक कहानी ऐसी है कि किसी अफ्रीकन कंट्री से एक माँ अपने बच्चे के दिल के इलाज के लिए आई हुई है, जिनको सिलेक्ट किया गया है सिर्फ किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कि ये फ्री में इलाज होगा। और वो माँ अपने बच्चे को, जिसका हार्ट का सर्जरी हुआ है, दवाएं नहीं खिला रही है जो डॉक्टर ने दी हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये मेरा बच्चा दवाएं खाएगा और ठीक हो जाएगा तो हमको अपने देश वापस जाना पड़ेगा। और फिर वही सारी चुनौतियां, वही दंगे, वही गृह युद्ध, वही भुखमरी, वही अशिक्षा, यहाँ पे रह गए तो शायद कुछ सपनों को जी लेंगे। तो बहुत कमाल की कहानियां हैं, तमाम किस्म के कंट्राडिक्शन हैं। और चिकित्सा की दुनिया जितनी, उसमें दोनों तरह के अवयव हैं, उतना ही छल है वहां पे और उतना ही वो निर्मल है। डॉक्टर के प्रोफेशन से बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं है, साक्षात भगवान है वो। लेकिन डॉक्टरों के प्रोफेशन में जिस तरह की गंदगी आई है, उसके बाद वो राक्षस भी दिखाई देते हैं। तो ये कमाल की कहानियां हैं। और सर्जरी की डिटेलिंग देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरे लिए, मैं अपनी जिंदगी में करीबन 17-18 साल तक चिकित्सक बनने के स्वप्न के साथ जिया हूँ। तो मेरे लिए जो उसका नायक है, जो लीड कैरेक्टर है, ऑटिज्म का से ग्रस्त वो बालक जो सर्जन है, वो बीच में एक समय पे बहुत उग्र होकर जाता है अपने अस्पताल में और कहता है आई एम अ सर्जन। यकीन मानिए कि इस सीरीज को देखते हुए मैं बार बार खुद से कह रहा होता हूँ आई एम अ सर्जन। और रोज मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि क्या अभी भी कोई तरीका बचा है कि मैं मेडिकल पढ़ करके लोगों की सेवा में लग जाऊं। फिर ये लगता है कि ऐसे ही ख्याल आपके कथक के बारे में, पेंटिंग के बारे में, गायकी के बारे में, खान पान के बारे में भी हैं। इसलिए आप ये जो अचानक से अत्यधिक उमड़ घुमड़ के हृदय से एक 5वां वॉल्व बन गया है और वहां से श्राव हो रहा है भावनाओं का, उसे भी आप शांत रखें, ज्यादा अच्छा है। टफ चॉइस फॉर यू बाबा। लेकिन मुझे सबसे खूबसूरत फिल्मों के बारे में या वेब सीरीज के बारे में अच्छी बात ये नहीं है कि वो फिल्में अपने आप में या वेब सीरीज, अलग अलग सेंसिबिलिटीज के साथ लोग जैसे उन फिल्मों को या वेब सीरीज को परसीव करते हैं। इसीलिए जब हम एक फिल्म देखते हैं तो हम किसी से उसको डिस्कस करना चाहते हैं कि मैंने इन पहलुओं को उसमें देखा और इनसे मैं रिलेट किया, तुमने क्या देखा और तुमने किससे रिलेट किया। ये जो डिस्कशन है सिनेमा के बारे में, वो मुझे सबसे प्रिय है। और 2 चीजें मैंने अभी देखी, हाल में खत्म की हैं, और दोनों देर से देखी मैंने, मतलब रिलीज होने के कई साल के बाद। एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पर, सुपर स्टोर, और एक सुपर स्टोर है जिसमें काम करने वाले एम्प्लॉइज की डेली लाइफ की कहानी है। ऐसे बहुत सिंपल सा सुनने वाली स्टोरी लाइन है, सिटकॉम है, हल्की फुल्की है, कोई ऐसी बहुत गाढ़ी गंभीर कहानियां नहीं है, बहुत सुपाच्य है। लेकिन मजेदार ये है कि अब उससे मेरा जो एक परसेप्शन बना है कि कैसे कहानियां ना हमारे आसपास बिखरी होती हैं। जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं किसी स्टोर में, तो आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं, कोई पोछा लगा रहा है, कोई शेल्फ में सामान रख रहा है, कोई उन कपड़ों को जो है वापस तह कर रहा है जो आपने खोले हैं और खरीदे नहीं हैं। इन लोगों की भी अपनी कहानियां हैं, और जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके अपने इक्वेशंस हैं, अपने स्ट्रगल हैं, पर इसके बावजूद जीवन में वो पर्याप्त आनंद ले रहे हैं। इस थीम पर ये सीरीज है और मुझे बहुत पसंद आई है। और ये जो आप कह रहे हैं एलिमेंट, मतलब पता नहीं इस सीरीज में ये कितना है, केवल वहां पे काम कर रहे लोग या वो सेवाएं दे रहे लोग ही नहीं, वहां पे शॉपिंग करने गए हुए लोगों की भी अलग अलग नवायतें हैं। और उन नवायतों के मुतालिक अगर आप उन्हें देखेंगे, आप पाएंगे कि एक 45 साल का अधेड़ व्यक्ति, उसको कोई चीज बहुत अरसे बाद दिखाई दी है, वो उसको उठाता भी है, लेकिन वो उसको खरीद नहीं सकता है, और फिर वो उसको वापस रखता है। वो उठाने की चमक से वापस रखने तक की उदासी, वो जो 1 मिनट में या 30 सेकंड या 45 सेकंड में होता है, ये बहुत बड़ी घटना है। और ये कितनी कथाओं को अपने अंदर समेटे हुए है, ये हाइकू की तरह है। हाँ, तो वो है, तो वो 6 सीजन है उसमें। और मैं ना आमतौर पे लंबी सीरीज नहीं देख पाता हूँ, मतलब मेरा पहला टर्न ऑफ होता है कि यार इतनी लंबी नहीं देख पाएंगे, पर ये वाली मैं पूरी देख गया। इसकी वजह जो है इसके किरदार हैं, जो स्टोर में काम करने वाले लोग, जो कैरेक्टर्स हैं, वो मुझे बहुत जबरदस्त लगे। एक गैरेट नाम का एक किरदार है जो अनाउंसर है स्टोर का, और वो बहुत कूल है और बहुत फनी है, और ब्लैक कम्युनिटी से है वो विकलांग भी है। तो उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं क्यूरियोसिटी से कि इसको हुआ क्या, इसके ये कब विकलांग हुआ, किस तरह का एक्सीडेंट हुआ। तो एक डिस्कशन इस तरह की होती है, तो लोग उसकी ओर इंगित करते हैं कि डिस्कशन ये थी कि हमारे साथ जीवन में क्या क्या त्रासदियां, क्या क्या बुरी चीजें हुई हैं। तो लोग कहते हैं आई एम श्योर गैरेट के पास भी बहुत कुछ होगा कहने के लिए, और गैरेट कहता है नो, आई हैव हैड अ ब्लेस्ड लाइफ।
वो ऊपर इशारा करता है, तो लोग उसकी तरफ देखते हैं कि ये व्हील चेयर पर बैठा और ये बात कह रहा है। उस कैरेक्टर से मुझे प्यार हो गया। एक कैरेक्टर मतेओ का है, मैं इनके नाम इसलिए यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ तीन तालियों ने ये सीरीज देखी हो और वो रिलेट कर पाए। तो जो मतेओ है वो एक अनडॉक्यूमेंटेड व्यक्ति है फिलीपींस का, जो अमेरिका में काम कर रहा है, और वो बहुत मीन है स्वभाव से। वो इतना मीन है कि वो फनी लगने लगता है। एक कैरेक्टर डीना का है, बहुत स्ट्रांग महिला का कैरेक्टर है। जिन्होंने तीन तालियों ने जिन्होंने देखा है सुपरस्टोर, आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा कैरेक्टर बढ़िया लगा। एक सीरीज और जो अभी मैं कोरोना से जब पीड़ित था, मतलब पिछले हफ्ते, तो मैंने वो देखी, वो भी थोड़ा देर से ही देखी नेटफ्लिक्स पर ही। वो है शेटलैंड। स्कॉटलैंड में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो शेटलैंड कहलाते हैं, नॉर्वे से करीब 250 किलोमीटर दूर हैं, इतना ही शायद मेनलैंड स्कॉटलैंड से भी दूर होंगे। तो वहां एक डिटेक्टिव इंस्पेक्टर है जेमी पेरेज, तो वो कत्ल के मामले, मर्डर मिस्ट्री सुलझाता है। छोटी सी टीम है उसकी, 3-4 लोगों की। और ये देखना शुरू करने की एक वजह तो मेरे लिए थी स्कॉटिश एक्सेंट, उसके लिए जो मेरी मोहब्बत है। मुझे बहुत प्यारा लहजा लगता है वहां का, वो जिस तरह से टाइम को टाइम, नाव को नाऊ बोलते हैं। और जो एकदम कम पढ़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो फादर को फेदर बोलता है वहां पर, फेदर, और वीडियो को वेडियो। शेटलैंड और ग्लासगो का भी जो उच्चारण है ना, अपने शहरों के भी जो उच्चारण, शेटलैंड, ग्लासगो, उसमें भी एक लय मुझे दिखती है। तो उस वजह से मैंने ये शुरू की उस झोंक में। लेकिन फिर मुझे वो सीरीज बहुत अच्छी लगी। एक नई जगह के बारे में जानने को मिला जहां आप फेरी से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाते हैं और उस फेरी में आप अपनी गाड़ी रखते हैं, फिर आप उस पार उतरते हैं, फिर आप अपनी गाड़ी उतारते हैं और वहां गाड़ी से ट्रैवल करते हैं। बहुत सुंदर जगह है वो। लेकिन अच्छी बात ये लगी कि कहीं भी उस जगह की सुंदरता को ग्लैमराइज नहीं किया गया है, और ना ही जो प्रोटैगनिस्ट है डीआई परेज, उसकी किसी स्किल को ग्लैमराइज नहीं किया गया है। मतलब उस सुंदर जगह के वीरानेपन की भयावहता को छिपाया नहीं गया है, क्योंकि ये वो एक सीरीज और है डाउनटन अबे। हाँ, आपने कई बार जिक्र किया उसका। हाँ, उसमें भी ये जो तुम अभी कह रहे हो, तो मुझे अभी तुरंत ध्यान आ रहा है कि उसमें भी पापा है ना, तो वो जो मधुरत्व है वो कमाल का है, और वो कई सारे शब्दों को लेकर के है ना, तो ये कमाल है। तो इसमें भी ना जो डिटेक्टिव इंस्पेक्टर पेरेज है ना, अच्छी बात है उसको कहीं से भी ना अतिरिक्त बुद्धिमान नहीं दिखाया गया है, अतिरिक्त ताकतवर नहीं है वो, अतिरिक्त फुर्तीला नहीं है। वो पिट जाता है किसी का पीछा करते हुए और स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो फॉलो करता है बस, और चीजें हल होती जाती हैं। और इस कहानी को बताने का जो पेस है वो मुझे बहुत, मेरे लिहाज से बड़ा मुफीद लगा सीरीज इस तरह की देखने के लिए। वो धीमे की तरफ अधिक है, लेकिन वो बांध लेने वाला है, मतलब उसमें बेवजह की तेजी नहीं है। तो शेटलैंड देख सकते हैं, मैंने देखा, और मैं मतलब एक बार में, मतलब एक सीटिंग में नहीं, पर बैक टू बैक 3-4-5 दिनों के अंतर में उसके जो भी सीजन्स हैं, 3 सीजन्स मैं पूरा देख गया। ताऊ, आपने क्या देखा? मैंने एप्पल टीवी पर, जैसा मेरा वादा था, मैंने मैकबेथ, ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ देखा। और चूंकि मैं कोएन ब्रदर्स का फैन हूं, और ये फिल्म जो है वो एक भाई ने बनाई है, दोनों जनरली मिलके बनाते हैं, इसमें से एक भाई ने बनाई है, जोएल कोएन ने। मैंने बहुत सारे मैकबेथ के प्लेस भी देखे हैं, फिल्में भी देखी हैं, और एडेप्टेशंस भी देखे हैं, पर ये उनमें से एक बहुत प्योर सा मैकबेथ की स्टोरी है। पर वन जो 4:3 होता था टेलीविजन का एस्पेक्ट रेशियो पहले, स्क्वायर सा, उस टाइप के रेशियो में इसको फिल्म किया गया है। वाइड स्क्रीन नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्म किया गया है। और पूरी कहानी मैकबेथ की हम जानते हैं शेक्सपियर की, पर उसके बावजूद इसमें थोड़े से चेंजेस है। मैकबेथ जो है वो बूढ़ा है। मैं बहुत खुश हुआ यह जानकर कि पूरी कहानी को जानते हुए भी आप इसमें डूब जाते हैं। और ये इन्होंने बहुत ही एक ठंडे, बिल्कुल कोल्ड आपको महसूस होने लगता है आप सिर्फ वो चित्र ब्लैक एंड व्हाइट देखकर। और कोहरा है, जनरली फॉगी है। अद्भुत फिल्म है जोएल कोएन की, और उनकी पत्नी फ्रांसिस मैकडर्मंड इसमें भूमिका निभा रही हैं, और डेंजेल वाशिंगटन जो है वो मैकबेथ बने हैं। मैं रेकमेंड भी करूंगा आप लोगों को जिन्होंने मैकबेथ के एडेप्टेशंस देखे हैं या नाटक देखा है या जानते हैं उसके बारे में, वो एप्पल टीवी पर उपलब्ध है। इस हफ्ते मेरा यही रहा है। बाकी मैं काम की चीजें देखता रहा हूँ। इस हफ्ते लल्लन टॉप के बहुत इंटरव्यू आ रहे हैं एक एक करके, तो रोज मेरा उसमें 2 घंटा, एक तो इतना लंबा इंटरव्यू करता हूं, जमघट। हाँ, तो मैं उसको देखने में मेरा टाइम शाम का चला जाता है। वो देखना मेरा काम है। मैं मतलब दोनों एक साथ लल्लन कर टॉप लेता के हूं। इंटरव्यूज को मैंने पॉडकास्ट की तरह बरता है। जैसे योगी जी का इंटरव्यू लगा करके मैं किचन में काम करता रहा। हाँ, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, आप सुन सकते हाँ, हो।
तो इंटरव्यूज जो टीवी पे आ रहे हों उनको देखने के लिए इसलिए बहुत आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अपने को पता है कि दो लोग हैं और दोनों आमने सामने बैठे हैं, और जाहिर है कि कोई वहां पे एक दूसरे को चक्कू नहीं मार रहा होगा, पिस्तौल नहीं निकालेगा, नाक नहीं खोदेगा। जब ये एक्शन हो ही नहीं रहा है तो देख के क्या फायदा, सुन लेते हैं, काम भी करते रहते हैं। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरव्यू के लिए ही मामला नहीं है, आप पॉडकास्ट को कभी भी बाकी काम करते हुए सुन सकते हैं। और आज तक पॉडकास्ट में तो खास तौर पे आपको ये चाहिए कि आप काम रोक के ना सुने। तीन ताल या कोई भी पॉडकास्ट हमारा जब भी आप सुने, कुछ ना कुछ काम करते रहे, या बहुत ही खलियर हो गए हैं, कुछ जीवन में नहीं मजा आ रहा है, लॉकडाउन, अब तो वीकेंड कर्फ्यू भी खत्म हो गया, तब बात अलग है। मतलब हम लोग प्रोडक्टिविटी को हार्म नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि मतलब आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, पता है 1.25 घंटा पॉडकास्ट बीता है और तब तक एक फ्लाइंग सैंडल जो है आके खटाक से आपके पास लैंड हुआ, और महतारी कहती है कि सब्जी बनाने के लिए इतनी देर से कह रहे हैं, मिर्चा धनिया खत्म है, तुमसे उठा नहीं जा रहा है। तो वो नौबत ना आने दें, कान में ईयरफोन लगाएं और धनिया और मिर्चा ले आए, पॉडकास्ट साथ साथ सुनते रहे। मैंने पता नहीं पिछले एपिसोड्स में जिक्र किया है कि नहीं, लेकिन एक सीरीज है, मुझे सीरीज देखना पसंद है, और कई बार मैं बहुत दुखी होता हूँ कि सीरीज खत्म क्यों हो गई, इसको और चलना चाहिए था। फिर बाकी सारे लोग ढाढ़स बनाते हैं कि सीरीज तो अपने लंबे समय तक चलने के लिए ही आई थी, आपने जिस रफ्तार से देखी है वो आपकी गलती है। मतलब वीकेंड में 10-10 एपिसोड कौन देखता है, लेकिन हमसे ऐसा हो जाता है। दो जिक्र करना चाहूंगा, दोनों आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेंगे। एक है गॉडलेस, पता नहीं मैंने जिक्र किया था कि नहीं, अच्छी सीरीज है। गॉडलेस, ईश्वर विहीन। हाँ, ईश्वर विहीन। और ताऊ को जिस तरह की फिल्में पसंद है ना, मतलब कोहेन ब्रदर्स की एक फिल्म, अभी मैं उसका नाम हर बार भूल जाता हूँ, अकेली फिल्म नेटफ्लिक्स पे है, और ताऊ उसको देख के द बलाड ऑफ बस्टर क्रैग्स। हाँ, तो वो बड़ा उस तरह के काउ बॉय वाला टाइप मामला जो है, उस तरह की ये सीरीज है गॉडलेस। बहुत लंबी नहीं है, बहुत ज्यादा एपिसोड्स नहीं है, देख डालिए, बहुत ही शानदार है, हर क्षण आनंद आएगा। इतना अच्छा सिनेमा, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, इतना अच्छा खूबसूरत कैमरा, कमाल का काम है, ये जरूर देखें। और जब हम लोग नेटफ्लिक्स की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में जो 3-4 नाम लिए जाते हैं ना, सेक्रेट गेम्स वगैरह के अलावा, मिर्जापुर, सेक्रेट गेम्स, उनमें से एक चरित्र है तुर्की का अर्तुरुल। तो अर्तुरुल की कहानी वो नेटफ्लिक्स पे आई और उसको सब लोगों ने देखा, वो इतने पसंद किए गए कि उनकी मूर्ति बना दी है पाकिस्तान में लोगों ने। और अर्तुरुल सीरीज के जो किरदार हैं उनको वहां पे देवताओं की तरह सम्मान मिल रहा है पाकिस्तान में। अर्तुरुल का जो मेन चरित्र है, ज्यादा सम्मान दे दिया उन्होंने। हाँ, कुछ ज्यादा जैसे है कि वहां पे जो जिन्होंने अर्तुरुल की रानी की भूमिका निभाई है, उनके फेसबुक अकाउंट पे उन्होंने अपनी फोटो डाली, इंस्टाग्राम पे, कहीं बीच पे कुछ किताब पढ़ते हुए, तो लोगों ने कहा कि आपको ये शोभा नहीं देता, आप उनकी पत्नी हैं, आप इस तरह के कपड़े पहन के कैसे बैठ सकते गोविल बना दिया। हाँ, तो उन्होंने कहा यार तुम लोग मतलब पागल हो क्या, हम लोग टर्की में रहते हैं, पाकिस्तान में थोड़े रहते हैं, हम लोग एडवांस्ड लोग हैं। फिर जो एक बहुत बड़े किरदार निभाने वाले थे उनको पाकिस्तान बुलाया गया सम्मान देने के लिए, और ऑर्गेनाइजर ने उनको चूना लगा दिया, वो बड़े दुखी हुए, वापस चले गए। हाँ। तो अर्तुरुल जो है वो बाय द वे एक सच्ची कहानी नहीं है। अर्तुरुल एक ऐसा ओटोमन शासक हुआ था जिन्होंने स्थापना की थी ओटोमन एम्पायर की, ओस्मान। हाँ, उसका कोई इतिहास लिखित में उपलब्ध नहीं है, कुछ पन्ने मिले हैं कहीं से, उसको उन्होंने कहानी बनाकर उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी कहानी इमेजिन करके, उस्मान के वालिद की कहानी है। हाँ, ये उस्मान के ओटोमन जिनको बोलते हैं उस्मान, उनके पिता थे, उनकी कहानी पिता अर्तुरुल हैं, और ये कैसे कबीलों से उठ करके एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट की तरफ इस्लाम टर्की में मूव करता है। उस समय के यूरोप और उस समय की क्रिश्चियनिटी के एस्टेब्लिशमेंट्स और उस वक्त उनकी बड़ी जो व्यवस्थाएं हैं, और उसके साथ साथ तमाम मंगोलों से लौटते हुए, तो मंगोल और अंग्रेज दोनों से टक्कर ले रहे हैं। मैं यहाँ पर जिक्र करने जा रहा था एक, मेरे ख्याल से वो फिल्म है, और उस फिल्म का नाम है माई फादर्स वायलिन। ये नेटफ्लिक्स पे है। अर्तुरुल का किरदार जिस व्यक्ति ने निभाया है, उसको अगर कोट जीन्स बूट में देखने का आपका दिल करे अर्तुरुल की तरह कवच और तलवार और घोड़े से निकल करके, तो ये एक टर्किश फिल्म है, और छोटी सी बच्ची की कहानी है जो वायलिन बजा रही है, और ये चरित्र वहां पे है। तो अर्तुरुल को नए रूप में, मतलब अगर किसी को देखना हो तो ये है।
और पुराने टेस्ट वाले लोगों को मैं बता दूं कि Amazon पे पूरी जेम्स बॉन्ड सीरीज एक साथ लोड कर दी गई है। वाह। आप लोग चाहें शुरू से लेकर अभी तक की, तो आप लोग चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और नेटफ्लिक्स पर मोंटी पाइथन सीरीज आ गई है। हर सीरीज देखने लायक है। तो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं लेकिन अब लगभग सारी उपलब्ध हैं। आप ढूंढ करके अपने चॉइस की देख लें, सभी अच्छी हैं। अब आज का एजेंडा बताते हैं कि आज बात किस किस पे करनी है। आज अपन सबसे पहले बात करना चाहते हैं सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरियों की। बहुत लोग ये मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ है, फिर भी लोग खासतौर से हिंदी पट्टी में सरकारी नौकरियों के लिए एक दीवाने हैं, मतलब एक दीवानापन है लोगों में। और इस तरह की बातें हैं कि सरकारी नौकरियों में स्थिरता है लेकिन ग्रोथ नहीं है। तो दोनों तरह की नौकरियों के नफे नुकसान क्या हैं, इस पर आज बात करेंगे। और फिर बिजार खबरों में बाथरूम के फ्लश की तेज आवाज को ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कहा है इटली की एक अदालत ने। तो फ्लश पर बात करेंगे, उसकी आवाज पर और जिद्दीपन पर भी। और आखिर में 3 तालियों की कुछ चिट्ठियां हैं और कुछ पिछले एपिसोड्स पर आए रिएक्शंस। तो एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पोर्टेंट थिंग माई फ्रेंड is not to stop questioning. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। आज तक रेडियो पर आप 3 ताल सुन रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ। और अपन अब बात करेंगे सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी की। बड़ा हॉट टॉपिक है, खासतौर से हिंदी पट्टी में। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, लोगों की जरूरतों की सूची जो है कुछ ऐसी रही है जब से अपन नेशन बिल्डिंग में लगे हैं। लेकिन रोजगार के सवाल इधर बहुत तेजी से केंद्र में आए हैं, बहुत मुखर हुए हैं। पूर्वांचल के इलाकों, बाबा जानते होंगे, पूर्वांचल के इलाकों में ना एक लोकोक्ति प्रचलित है, या कई लोकोक्तियां प्रचलित हैं इस तरह की। एक ये है उनमें से कि नौकरी कर त सरकारी, न त बेचा तरकारी। सरकारी नौकरी मिलना जितना मुश्किल है उतना ही उसे पाने की उत्कंठा है। अभी ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड परीक्षा को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुए और ट्रेन वगैरह भी जलाई गई, हिंसक भी हो गए वो प्रोटेस्ट। कितनी बार कितनी जगहों से खबरें आती हैं कि 4th श्रेणी की वैकेंसी निकली है और MA, BTech और PhD वाले भी अप्लाई करते हैं। तो सरकारी नौकरियों को लेकर इतनी बेकरारी क्यों है? जब मैं ये सोचता हूं तो 2 ही चीजें समझ में आती हैं, आप लोग आगे ऐड कीजिएगा उसमें। एक तो वही जॉब सिक्योरिटी, और दूसरा जो है हमारा आलस। हम आश्वस्त होना चाहते हैं क्या, पैसा रहे जीवन भर और सम्मान रहे और काम भी कम करना पड़े। नौकरी जाने की प्रोबेबिलिटी सरकारी में कम है, वर्क प्रेशर वर्क प्लेस पर कम है, छुट्टियां कंपैरेटिवली आराम से मिल जाती हैं। सरकारी नौकर होने की एक अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, सोशल रिकग्निशन है। सत्ता के आप ज्यादा पास रहते हो, है ना, तो थोड़ी पावर भी आपको मिल जाती है छन करके, जिस भी स्तर पे आपकी नौकरी है, जिसको आप यूज भी कर सकते हो, मिसयूज भी कर सकते हो। टेबल के नीचे से कमाने के अवसर भी कंपैरेटिवली सरकारी में अधिक माने गए हैं, और दहेज का रेट भी बढ़िया है। तो मार्केट वैल्यू जो है वो सरकारी नौकर की ज्यादा है। यही मोटा मोटी कारण है बाबा, सरकारी नौकरी के लिए जो ये सनकपन की हद तक प्रेम है। हाँ, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं ना बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, ये सारे विशेषण एकदम उचित हैं और हम सबको अभी 3 ताल में भले ही लग रहा हो कि ये कारण हो सकते हैं, लेकिन यही कारण है ही। और इस ज्यामिति के केंद्र में त्रिज्या का जो मध्य बिंदु है, वहां पे लिखा हुआ है राजा और रुतबा। सरकारी नौकरी में आप राजा होते हैं,
प्राइवेट नौकर में राजा कोई और होता है, आप नौकर होते हैं। तो राजा कैसे होते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में कोई घुस नहीं सकता है, आपका कोना सुरक्षित है। जल बोर्ड का आदमी पुलिस वाले से ऐंठ के बात कर लेता है, वैसे ही बात कर लेता है इसका तहसीलदार के यहाँ काम करने वाला, कोई और संतरी हो, किसी स्कूल में काम करता हो। तो लोग यूपी में आप पाएंगे, लोग कहते हैं बड़े रुतबे से कि हम गारमेंट सर्वेंट हैं, है ना वो गवर्नमेंट कहते हैं ना वो सर्वेंट, गारमेंट सर्वेंट हैं, तुरंत बता देते हैं। तो आप सरकारी व्यक्ति पे हाथ नहीं उठा सकते। तो एक तो वो राजावत कि मेरी छुट्टी कोई मार नहीं सकता, मेरा भत्ता कोई मार नहीं सकता, मेरी नौकरी कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई अननेसेसरी परेशान नहीं कर सकता, मुझे काम अतिरिक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सारी कंडीशंस उसको लगता है। तो उसको लगता है कि मैं नौकरी यहां भी करूंगा और प्राइवेट में भी करूंगा, लेकिन यहां पे मेरी सुविधा, मेरा स्पेस, मेरा आराम, मेरा पैसे की आमद, ये सब चीजें ज्यादा सुरक्षित है। तो वो राजावत रहता है। और दूसरा रुतबा, सरकारी वाला हमेशा रुतबे में रहता है। एक इंस्पेक्टर का रुतबा देख लीजिए और टाटा कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो सदस्य है उसका रुतबा देख लीजिए। वो कभी चौराहे पे खड़ा होकर पान खाते हुए नहीं कहेगा कि मैं फलानी बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल में, या यहाँ पे या वहां पे, या इस एमएनसी में या उस उपक्रम में मैं अमुक पद पे हूँ, मैं वहां पे जीएम हूँ, एजीएम हूँ, ये हूँ वो हूँ, कभी नहीं बताएगा आपको। लेकिन एसएचओ, एसपी, डीआईजी, आईजी, पुलिसिया, हवलदार, सबका रुतबा आप देख लीजिए। वही तहसीलदारों का है, वही सीओज का है, वही ब्यूरोक्रेसी में बाकी लोगों का है। लेखपाल वगैरह को देखिए आप, मुख्यमंत्री के कार्यालय से चिट्ठियां जाती रहती हैं कि इस भू विवाद का तत्काल निस्तारण हो। वहां से जवाब आता रहता है, आख्या प्रस्तुत कर दी गई है, माननीय न्यायालय महोदय को अब इस बारे में उचित निर्णय लेना है। एक लेखपाल जो है सीएमओ को जवाब भेज देता है। हाँ, मतलब मुख्यमंत्री चाह ले तो लेखपाल करतल ध्वनि से सारी चीजें पूरा भी कर देता है। लेकिन ये रुआब रहता है। तो इसका आनंद लेने में कोई वंचित रहना नहीं चाहता है। सुरक्षा सबको चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि तमाम सारे लोग जो अच्छी अच्छी जगहों पर नौकरी कर रहे हैं, उनके पास एक ही चीज नहीं है, नौकरी की गारंटी। बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भी नौकरी में बने रहने की गारंटी नहीं है। कथा सुनने को मिलती है कि भैया अभी 12 साल हैदराबाद में रहे, तौले आए गए हैं वापस, जौन पैसा रुपया रहा अब हिये हैं, दूठे दुकान डाल ली हैं। दूसरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उठा पटक, अभी जैसे पेंडेमिक आया तो जिनकी नौकरियां ज्यादा गई वो सब निजी वाले ही थे, सरकारी वाले सुरक्षित रहते हैं। सरकारी वाले सुरक्षित रहते हैं, तो वो कभी आपदा में भी उनको परेशान नहीं होना है। हाँ, मतलब मंदी भी आ जाएगी तो छटनी नहीं होगी। कानपुर में आपको मार्केटिंग में, सेल्स में, प्रमोशनल ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज में मार्केटिंग की, या स्टोर्स पे आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि 5-5 लोग एमबीए किए हुए वहां पे आटा और दाल के पैकेट लगा रहे हैं मल्टी स्टोर में। इस तरह की स्थिति भी है। तो वो ये भी देखते हैं कि हमको ये स्टोर में दलिया का पैकेट एक के ऊपर एक नहीं रखना है ताकि अगर हम बीएससी एमएससी किए हैं, एमबीए किए हैं, तो कैसे भी करके सरकारी में घुस लिया जाए। और नौकरी में होना, नौकरी पाना, भारतीय समाज में इसकी चेतना बहुत पुरानी नहीं है। अब से 15-20 साल पहले तक के भारत को आप देखें तो सरकारी नौकरी को लोग ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों के एक साथ आंगन में अवतरों की तरह देखते थे। लगता था कि तीनों देव मिल गए हैं। मास्टराई में कहीं पे नौकरी मिल जाए, प्राइमरी में, जूनियर हाई स्कूल में, उसी में आदमी गदगद है। और पहले ये भी बहुत होता था, मतलब मैं सुनता हूँ पिछली पीढ़ी में वो ये होता था कि अरे इनके दादा जौन है चला गए रहे तो बीएसएनएल में लाग ही गए रहे, फिर हाँ। अपने पटीदारी में सबका लई के लगवाए दे। ये बहुत होता था। हाँ। लोग लगवा देते थे सरकारी नौकरी में पहले। बिल्कुल, उस तरह से बिल्कुल। उतना कंपटीशन नहीं था। पहले जो आदमी बीएससी कर लेता था वो इंजीनियर हो जाता। बिल्कुल, बीएससी साइंस पढ़ लिया तो। और आईटीआई, कितने लोग ऐसे हैं जो आईटीआई, ये जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं ना, आईटीआई पास किए हुए कितने ही लोग अभियंता के पदों पर हैं तमाम विभागों में उत्तर प्रदेश में, और बाकी भी हिस्सों में होंगे। लेकिन उस वक्त जो आईटीआई किए थे, ये सब कहा जाता है, बताया जाता है कि उनकी सूझ समझ आज के बहुत सारे इंजीनियरों से अच्छी रही। अब इंजीनियर फिर हमारे ऊपर पिल पड़ेंगे कि तुम आज फिर हमसे पंगा ले रहे हो। लेकिन उस वक्त लोग नहीं थे जो टेक्निकल हैंड हों। मुश्किल क्या है बाबा कि नौकरी मतलब नौकर होना, इसके लिए तमन्ना होती है हमारे दिल में। क्या करना चाहते हो? बस मैं नौकर हो जाना चाहता हूँ। नौकरी हम बोलते हैं, पूरी दुनिया में इसे एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है।
एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट घट रही है, ये इस पे बहस होती है हर जगह पूरी दुनिया में। ये हमारे यहाँ होता है नौकरी। इस बाबत पे एक भजन है ताऊ, हम्म। MS सुब्बालक्ष्मी का भजन, आप समय निकाल के सुनिएगा जरूर। चाकर राखो जी, हाँ, चाकर राखो जी, चाकर राखो। अब इस देश में आप ये जानते हैं जो आगजनी हुई इत्यादि इत्यादि जो हुई, वो ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए रेलवे में हो रही थी। वो पता है क्या करते हैं, पैदल चलते हैं पटरियों पर मानव मल को अवॉइड करते हुए, और वो फिश प्लेट इत्यादि की जांच, यहाँ पे ग्रीस लगाना, वहां पे वो करना, उसके लिए बहुत क्वालिफाइड लोग, क्वालिफाइड इन द सेंस डिग्रीधारी लोग लड़ रहे हैं। ये विडंबना है हमारे देश में कि हम एम्प्लॉयमेंट पे चर्चा नहीं करते, हम रोजगार पर चर्चा नहीं करते, हम नौकरी पे चर्चा करते हैं। नौकरी का अर्थ हमारे यहाँ पहला है कि सरकारी नौकरी। हम सरकार के नौकर होना चाहते हैं तो हमको मालिक होने का एहसास होता है, क्योंकि सरकार कोई चीज नहीं है। प्राइवेट में हम सोचते हैं वहां तो मालिक होता है, वहां तो हम सच्चे में सचमुच के नौकर हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात एक बहुत चुभने वाली ये है, मुझे बोलते हुए संकोच भी हो रहा है, चूंकि ये मतलब इतने हल्के में लेने वाला विषय नहीं है। मैं कई लोगों को नौकरी देना चाहता हूं, अभी मेरे पास जगह है, लोग नहीं है जिनको मैं दे सकूं। थक गया हूं ढूंढकर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर HR वालों ने डाला है, दुनिया भर के जहां जहां संभव हो सके एजेंसियों की बोला है कि भाई हमें लोग चाहिए, काम देना है नहीं। कारण क्या है, कभी मैं ऐसे जगहों पे जाता हूं जहां पे लोग ये सोचते हैं यार यहाँ पे फलानी जगह काम करते हैं, अधिकारी टाइप के लगते हैं, गाड़ी उड़ी से चलते हैं, तो ये नौकरी दिलवा देंगे। तो लोग पूछते हैं कि भैया हम लोगों को भी कुछ करवा दो, तो मैं बोलता हूँ क्या कर लेते हो, तो उनके पास जवाब नहीं होता। आप कर क्या लेते हो ये बताओ। परीक्षा पास कर लोगे तो पढ़ाई का तो हमारे पास काम नहीं है ना, कि आपसे हम रोज पूछें कि बताओ माली की राजधानी क्या है। नहीं हो सकता ना बॉस। इस देश में काम बहुत है। आप ये सोच लो कि इस देश में बहुत सारी चीजें, मोदी जी कहते हैं ना मेक इन इंडिया, बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं बनती कि हमारे यहाँ स्किल्ड लोग नहीं है उनको बनाने के लिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। नौकरियां हो सकती हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था ने समय के साथ कदम ताल नहीं कर पाया, शिक्षा व्यवस्था वैसी रह गई, समय बदल गया। सरकारी नौकरियों वाली शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था से आप सरकारी नौकरी में जा सकते हो, क्योंकि आपको वहां पे कोई स्किल होने की जरूरत नहीं है, वहां पे कंपटीशन है, उसको पास कर जाना है, फिर आपको सिखा देंगे वो क्या करना है, क्लर्क बनना है कि ऑफिसर बनना है, जो भी अलग अलग स्तर के होते हैं। दिक्कत है कि शिक्षा व्यवस्था बदली नहीं और दुनिया बदल गई पूरी तरह से। तो अभी आप अगर किसी युवक से पूछें जो कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास काम नहीं है, आप उसको पूछें कि क्या कर लेते हो काम, जो कर लेते हो मैं उसको तुम्हें उसकी व्यवस्था करवा सकता हूँ, क्या कर लेते हो। ये सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है, और इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। मैं आज सुबह ये कह रहा था, वो जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। वो क्या कर लेते हो, उनको जिस शिक्षा व्यवस्था में वो है, जो राज्य सरकारों ने सिलेबस निर्धारित किया है, जो पठन पाठन का कार्यक्रम है, जहां पे वो पढ़े हैं, जिस स्तर का पढ़ाई होता है, उस स्तर से उन्होंने बहुत बेहतर किया है। ये बाकी जगह तो ताऊ आप मंगवाते ही रहे हैं, अब 3 ताल के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी 150 CV आने वाले हैं। हाँ, व्यवस्था नहीं है। मैं तो बहुत खुश हो जाऊं, सब में लिखा होगा माली की राजधानी पता है। ये माली की राजधानी फूल है। इस देश की बहुत बड़ी व्यथा है और विडंबना है। अभी एक बात बताओ, पूरी दुनिया पागल हो जाएगी लिथियम आयन बैटरी के पीछे, जो चूंकि अब सब कुछ को बैटरी से चलना है, फ्यूल को हम धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं। ये बात बताओ कि कितने लड़के हमने तैयार किए हैं 2022 में जो बैटरी बनाना जानते हो, जो बैटरी डिजाइन कर सकते हो, जो बैटरी पे रिसर्च कर सकते हो। वो IIT में होंगे, वो बहुत जगहों पे होंगे, और उनको ले जाया जाएगा, अमेरिका ले जाएगा, जापान ले जाएगा, यूरोप वाले ले जाएंगे उठा के। चुकी मतलब हमारे यहाँ उस तरह की इमीडिएट कंपनी नहीं, रिलायंस है, अदानी है, ये लोग बड़े बड़े प्लान प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। उनको लोगों की जरूरत पड़ेगी, वो तैयार करेंगे, हो सकता है इंडस्ट्री तैयार करे, पर सिर्फ वही नौकरियां नहीं होती हैं। जब एक्सप्रेसवे खुल जाता है कहीं पे भी, तो उसके दोनों तरफ संभावनाएं तुरंत बढ़ जाती हैं, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास कोई पूंजी की व्यवस्था और ट्रेनिंग की व्यवस्था ये नहीं हो पाती। अब ये हमको देखना है कि जैसे बिहार के बारे में बात कर रहा हूं, जहां आगजनी हुई, क्या कारण है कि बिहार और यूपी में ऐसा हुआ, पूर्वांचल में और बिहार में। वो ऐसा क्षेत्र है, नोएडा में रोजगार है, वहां पर रोजगार नहीं है, और वहां का आदमी सीधे यहाँ औंधे मुंह नहीं आ सकता और बोल सकता है कि भाई सैमसंग वालों दरवाजा खोलो, हमको नौकरी दे दो। क्योंकि सैमसंग वाले का कहना है कि चिप डिजाइन कर सकते हो भैया, मोबाइल फोन की असेंबली कर सकते हो,
हमारे यहाँ अगर कोई डिस्प्ले यूनिट लगाने की व्यवस्था है तो क्या उसमें आप काम कर सकते हैं? आप अनस्किल्ड लेबर हमारे यहाँ बहुत है, और अनस्किल्ड लेबर को लेबर चौक पे खड़ा होना पड़ता है, और कोरोना में दुत्कारा जाता है उनको, है ना। ये एक समस्या है। पहली बात तो ये सबके दिमाग से निकालना कि रोजगार चाहिए कि नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, ये बहुत बुरी बात है। और नौकरी तो कोई भी आज के जमाने में नौकरी नहीं होती है अनलेस कि आप किसी के यहाँ सर्वेंट लगे हो, है ना। प्राइवेट सेक्टर अकेला सेक्टर है जहां पे, क्योंकि सरकारी में नियम बहुत मजबूत हैं, प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है किसी पद के लायक, लेकिन आप वो काम जानते हैं और उस काम को अच्छे से जानते हैं, तो वो बिना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखे आपको नौकरी पे रख लेंगे। सरकार के पास इस चीज की कोई व्यवस्था नहीं है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बावजूद व्यक्ति परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। जितने लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं या हम तीनों लोग अच्छे से जानते हैं कि बीएड के सर्टिफिकेशन का सच क्या है। तो उसमें ना ही जाए तो अच्छा है। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला जो है, टेट या बीएड है, इन सब की क्या स्थिति है? आप देख लीजिए किस तरह के मास्टर बन गए हैं, जो खुद लिख नहीं सकते हैं गाय पे निबंध, जो खुद नहीं लिख सकते हैं मेरा भारत महान, वो बच्चों के भविष्य के नियंता बन करके पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह का संकट है। पहले ये संकट नहीं था। सरकारी विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ अध्यापक होते थे। हम लोग जिनसे पढ़े वो सबसे विद्वान लोग थे। हिंदी पढ़ाने वाले मास्टर साहब हिंदी के विद्वान थे, गणित पढ़ाने वाले मास्टर साहब गणित के विद्वान थे। आज आप चलिए भूस है पूरा। तो वो स्थिति है। और ताऊ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम बदले नहीं हैं समय के साथ। ये एक बहुत बड़ा संकट है कि नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में वो लोग जाना चाहते हैं या जो लोग जाते हैं उनमें से आज के समय में अधिकतर की इच्छा ये रहती है कि कैसे हम इससे व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हों। एक सिस्टम को चलाने का कोई कलेक्टिव बोध उनके पास कतई नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी मंडी में आ गए हैं जहां पे हर आदमी अपना मुनाफा खींचने के लिए बैठा है। वो एक अजीब सी दलाली की दुकान दिखती है। आप किसी तहसील में घुस जाइए, वहां पे चपरासी से लेकर के, हरवाहे से लेकर के, टाइपिस्ट से लेकर के, जो आपको स्टाम्प पेपर बेच रहा है वो व्यक्ति, लेखपाल, तहसीलदार, आप किसी पे हाथ रख दीजिए और उसके बारे में आप जनमत संग्रह करा लीजिए, जिसकी हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि भैया या तो ईमानदार हुए करिए, बताओ क्या कहा था। और फिर आप देखिए लोग कैसे खींच निपोरेंगे। हाँ ठीक है कह रहे हैं, ईमानदार हैं, जितना तय है उतना ही लेते हैं। हाँ, जैसे आजकल कुछ 15% का हिसाब है तो वही चलता है। 15% तो ईमानदार हैं। हाँ। और इससे गोबर क्या हो गया है माँ बाप की सरकारी व्यवस्था से हम इतने चिढ़ते हैं, क्योंकि वहां जो लोग बैठे होते हैं वो काम करने आए नहीं है, काम की योग्यता से नहीं आए हैं, पढ़ाई की योग्यता से आए या कोई दूसरे कारणों से आए हैं। अब सब आदमी का उद्देश्य ही नहीं है काम करना, और फिर हम रोते हैं। ये अदालतों में भी है, ये बाकी जो सरकारी विभाग है उनमें भी है। और जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि वो भी अच्छी बात नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की अपने मुनाफाखोरी हो जाती है, उसमें यही पिछले महंगाई बढ़ती है। उसमें भी हमारी आपकी चर्चा हुई है। आज फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ कि सरकारी होते गए खस्ता हाल, और सरकारी के डूबने के विकल्प के रूप में प्राइवेट खड़ा होता गया। सरकारों ने क्यों नहीं सरकारी को ठीक करने की कोशिश की? क्यों उसके लिए कभी समाज में उस तरह से चर्चाएं नहीं हो पाई? क्यों ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनी कि जो सबसे ज्यादा जवाबदेह हैं और जो टैक्स पेयर के पैसे से चल रहे हैं, आखिर जो मास्टर है, जो इंजीनियर है, जो लेखपाल है, जो पटवारी है, उनको तनख्वाहें आपके ही पैसे से दी जा रही है, आपके ही टैक्स से वो अपना वेतन पा रहे हैं। उन व्यवस्थाओं को सही करने की दिशा में काम ही नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि व्यवस्थाएं बनती रहीं और फिर उनकी कभी भी क्रॉस चेकिंग नहीं हुई। अमेरिका जैसे देश में प्रोफेसरों को, डॉक्टरों को हर 3 साल बाद, 5 साल बाद एक क्रिटिकल असेसमेंट से गुजरना पड़ता है कि आप इस प्रोफेशन के लिए, इस पद के लिए क्यों फिट हैं, आपने कौन सा पेपर लिखा, ये नियम है, ये नियम है, आपने कौन सा नया ऑपरेशन किया, मेडिकल साइंस को आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा इन 3 सालों में, ये हर सर्जन से पूछा जाता है। और अगर नहीं रहा, आप अपना बेस्ट दे चुके हैं, तो आप साइड में होइए, किसी और को मौका दीजिए, लेट अदर्स परफॉर्म। आप चीफ सर्जन क्यों रहेंगे किसी हॉस्पिटल के? या आप अगर 3 लोगों का हार्ट सर्जरी का पैनल है तो उसमें से एक आप क्यों हो, अगर आप अपना सर्वोत्तम दे चुके हैं और आजकल आप कुछ इनोवेटिव नहीं कर रहे हैं तो इस तरह की जो टेस्टिंग है, इस तरह का जो क्रॉस चेक है तमाम तरह के प्रोफेशंस पे वेस्ट में, ये लगातार प्रेरित करता है सीखने के लिए, नए पर्चे पढ़ने के लिए, कुछ नया दे पाने के लिए। हमारे यहाँ ये सिस्टम
है ही नहीं, डिब्बा गोल है। और एक चीज और, जो नौजवान अपने करियर के उस फेज पे होता है जब उसे तय करना होता है कि वो खुद तैयारी किस प्राइवेट में जाने के लिए करेगा या सरकारी के लिए तैयारी करेगा, तो जो 2-3 फैक्टर्स दिमाग में वो होते हैं। और जो लोग अदरवाइज चुनते हैं, जो प्राइवेट में जाना चुनते हैं, तो एक फैक्टर उसमें ग्रोथ का पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। और मैं जब इसको सोचता हूँ तो मुझे ये लगा कि सरकारी नौकरी जो है ना, वो एफडी की तरह है, फिक्स डिपॉजिट की तरह। आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो 5.5% ही मिलेगा। और आप ज्यादा एफर्ट करके, ऐसा नहीं कि ज्यादा आप इंटरेस्ट आप ले सकोगे, तय समय पर ग्रोथ होगी, बहुत जंप नहीं है। निजी नौकरियां जो हैं वो इक्विटी मार्केट है, उसके अपने जोखिम है, हाई रिटर्न के आसार हैं। आप ज्यादा एफर्ट करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा स्किल के साथ जाओगे, तो हो सकता है कि रिवॉर्ड्स भी आपको ज्यादा मिले। पर वही है कि मतलब इक्विटी मार्केट है, तो प्राइवेट नौकरी कभी भी पटक भी सकती है, आप नौकरी से बाहर भी हो सकते हैं, झटके भी लग सकते हैं। तो क्योंकि हम उसको नौकरी से देखते हैं ना। अमेरिका में हफ्ते में सैलरी मिलती थी, हफ्ते में, क्योंकि वो 1 महीने के लिए भी लोग नहीं रखते। काम होगा तभी तो आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो काम है तो लोग हैं, उनको हफ्ते हफ्ते पैसे मिल रहे हैं, और जिस दिन काम खत्म उस दिन आप बाहर। वैसे भी कितना भयावह है ये सोचना कि आप अपने जीवन भर एक ही तरह का काम करते रहे। मतलब ये फैक्टर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था जब मैं 12वीं पास करके निकला। तो मतलब टेक्निकली प्राइवेट जॉब में भी देखो तो आप जिस पेशे में चले आए हो वो एक ही तरह का काम है, पर वर्क प्रोफाइल, वर्क कल्चर में बदलाव की संभावना प्राइवेट में अधिक है। मतलब चेंजिंग डायनेमिक्स को लेकर के ज्यादा एडेप्टिव है प्राइवेट सेक्टर। और हमारा ही पेशा देखिए जर्नलिज्म का, पहले हम लोग सिर्फ लिखते थे, और जब नए पत्रकारों की भर्तियां होती थी तो सिर्फ उनका लिखना जांचा जाता था। फिर कितने तरीके आ गए, कितने माध्यम आ गए, जैसे जैसे लोगों के कंज्यूम करने की आदतें बदली तो प्रसार के तरीके भी बदले। तो डिजिटल इंटरैक्टिव्स बनाना भी एक स्किल हो गया, वीडियोस बनाना एक स्किल हो गया। हाँ, फोटोशॉप एक स्किल है, पॉडकास्ट शुरू हुए। हाँ, हम दूसरी बात, हम लोग रोज सीख रहे हैं। जैसे आज बाबा और मैंने बहुत सारी चीजें सीखी बात करते हुए, आपस में किसी चीज का समाधान करना चाहते थे। हम भी तो रोज सीख रहे हैं, हम भी स्किल्ड हो रहे हैं रोज लगातार इस उम्र में। आप यंग लोगों का सोचो, मैं कितना खुश हूं कि इतना मल्टीपल हो गया सब कुछ, कि वो नई नई चीजें रोज सीख सकते हैं। आपने कहा कि एक तरह का काम, मैं सरकारी नौकरी मैंने इसलिए नहीं की, मैंने 2 करने थे और एक सबसे बड़ा भी करना था। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं की कि क्योंकि मुझे पूछा गया था घर में कि क्या हो गया। मैंने कहा कि मैं भ्रष्ट हो नहीं पाऊंगा और इतने से चलेगा नहीं मेरा है ना। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा नहीं, वो भ्रष्ट तो होना ही पड़ेगा ना, फिर मैं भ्रष्ट हो नहीं पाऊंगा, मेरे में वो चीज है नहीं, मैं मांग ही नहीं पाऊंगा किसी से 2 नंबर का काम, इतने में मेरा होगा नहीं। तो मैं एकदम बिल्कुल इससे भी छोटे से शुरू करता हूं, पर मैं मेहनत करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, तो मैं अपने सुख सुविधा का इंतजाम कर लूंगा। सही बात है, अगर मैं कलेक्टर होता तो जुतिया जाता, सस्पेंड हो जाता, नेता लोग जूता भी उठवाते और कुछ कमाते भी नहीं। मतलब एक कौन ठाकुर है यूपी में, उधर एक खेमका थे हरियाणा में, अमिताभ ठाकुर। हाँ, क्या है हालत इनकी, लुटते पिटते रहते हैं जीवन भर। आप आईएएस ऑफिसर है, क्या फर्क पड़ता है किसी को? ये चीज लोग, लेकिन कितना बल होता है लोगों में, उनको ये विश्वास होता है कि भ्रष्ट तो हो ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे, है ना। 3 मंजिले का घर, बड़ा सा प्लेट, और पदाधिकारी ये वो लिख लेंगे, अभियंता। तो ये आपके अंदर 2 चीजें करता है। एक तो आपके अंदर की गलत आदमी को जिंदा रखता है, और आपको ये लगता है कि कुछ नहीं करना है। तो भी एक आदमी सस्पेंड हो गया था, पता है, मैंने उनको पूछा, अब बड़े मस्ती में 6 महीने हो गए थे, तो मैं उनको पूछा कि यार अब मतलब कुछ करो इसका। बोला अरे नहीं अच्छा है, एक दिन तो सस्पेंशन हटना ही है, आधी तनख्वाह मिल ही रही है, पूरी मिल जाएगी एक साथ लमसम। मतलब कॉन्फिडेंस देखो यार, यहाँ हम लोग रो रहे हैं काम नहीं करेंगे। और जो ये सोशल रिकग्निशन वाली बात है, मोटी रकम दहेज वाली, तो बाबूजी को खासतौर से इंतजार रहता है, चाहे वो पुत्र पक्ष के बाबूजी हों या पुत्री पक्ष के हों। तो शादी में भले ही सरकारी नौकर की तनख्वाह 20,000 होती है, पर सबको ये कन्विंस होता है कि ये सरकारी नौकरी में है तो बिटिया हमारी इनके साथ ठीक रहेगी। वो एक चुटकुले में चलता है कि गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम सरकारी नौकरी कर लो, और सरकारी नौकरी अगर तुम्हारी नहीं लगी, तुम तैयारी तो कर रहे हो, तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो लड़का कहता है कि अगर मेरी लग गई तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। और एक वो होता है, बोलते हैं अरे 20,000 सैलरी है ना, ऊपर का भी तो है। हाँ, ये कॉन्फिडेंस रहता है, जबकि वो अंदर का होता है। नहीं, और इसमें दहेज में भी अभी आजकल जो हो गया है कि घर में 3 बिटिया हैं, तो 2 बिटिया जो है पढ़ाई की हैं, बीएससी या एमएससी या एमए वगैरह कर ली हैं, और एक बिटिया जो है वो सरकारी टीचर हो गई है।
तो तुरंत पिताजी को लगता है कि भाई एक का दहेज देने का झंझट खत्म, और सब लोग कहेंगे नहीं जो ये टीचर भाई हैं इन्हीं से ब्याह करेंगे। तो उनके ब्याह की जब नौबत आती है तो फिर सीधे पिताजी उसके ही कहते हैं, बिटिया को बीएड करा दिया, अध्यापक हो गई, अब आपको पैसा भी चाहिए। कि भाई हम तो दे ही रहे हैं, तो अन्नपूर्णा है, हर दिन कटोरा भर के घर लाएंगी। उस तरह की दाम है। एक और चीज की निजी क्षेत्र में जो है ना, मतलब बहुत ऑप्शंस हैं, तो वो टेक्निकली एनहांस्ड बच्चों के लिए ज्यादा है, या उस पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए जो टेक्निकली एनहांस्ड होना अफोर्ड कर पाए। जैसे मैं बीटेक और बीई वाली बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ बहुत सारे बच्चे जो है बीए करते हैं, स्वेच्छा से भी करते हैं, तो इनके लिए सरकारी के अलावा कोई और विकल्प होते नहीं है। मतलब उनके पास वो बीटेक अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बीटेक की पढ़ाई जो है, एक सामान्य परिवार का बच्चा बीटेक कर ही नहीं सकता इस समय, बीटेक की पढ़ाई में जो खर्चा है। तो वो बीएससी और बीए करके ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बीए और बीएससी प्रोफेशनल कोर्स है ही नहीं। 8 जानवरों का चारा काट रहा है, जो बच्चा अपने यहाँ खेत रखा रहा है, उस बच्चे के लिए यही है कि भैया नहर के पास जाके रोज 5-10 किलोमीटर रनिंग करनी है, देह बनानी है, और जैसे तैसे करके बीए पास कर लेना है, ताकि एसआई वगैरह की भर्ती में अपन निकल जाएं, या फौज की भर्ती में अपन निकल जाएं। तो उसका मकसद ग्रेजुएट होना है, उसका मकसद साइंस पढ़ना नहीं है। या आप उससे अगर ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो बीए इसलिए कर रहा है कि वो हिंदी साहित्य में अब नए किस्म की कोई परिपाटी पैदा करेगा, या वो जयशंकर प्रसाद को समझाने वाला बेस्ट टीचर होने वाला है, वो नहीं है। तो वो एकदम आप सही कह रहे हैं कि ये वाली स्थिति है। दोनों तरफ का मामला जो है, इसके बीच का मैं बार बार वही कह रहा हूं कि समाधान जहां पे है उस ओर किसी का ध्यान नहीं है। सरकारी व्यवस्थाएं, उसमें आप पाएंगे कि एक बड़ी आबादी हरामखोरी से ग्रस्त है, और निजी व्यवस्थाएं, उसमें आप पाएंगे कि वहां पे एक बड़ी आबादी शोषण से ग्रस्त है। तो इस शोषण और इस हरामखोरी के बीच का जो मामला है, उसमें कहीं पे हम चीजों को सही करके आगे जाते दिखाई नहीं देते हैं। इसकी कोई तैयारी नहीं दिखती है, इसका कोई हमारे पास में विजन नहीं है कहीं पे। एक चीज और थोड़ी सी अजीब सी बात लग सकती है, मतलब मेरा बायस्ड व्यू है ये, पर अपन कह देते हैं 3 ताल में। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सरकारी नौकरी जो कुछ आपके जीवन में लाती है, आप जिस तरह के बिहेवियरल चेंजेस लाती है, हर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, पर एक इन जनरल बहुसंख्यक बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी महसूस होता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग बताइएगा, कि सरकारी नौकरी वाले जो है ना, वो पाएंगे आप कि वो प्रेम विवाह कम करते हैं, या इन जनरल वे ना जड़ताओं और मान्यताओं के वाहक ज्यादा हो। ऐसा मुझे लगा है, मैंने ये पाया है अपने आसपास। ये मेरा एक बायस व्यू है, हो सकता है गलत भी हो। प्रेम विवाह कहाँ करेंगे वो? क्योंकि उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो भी सरकारी नौकरी में हैं, उनका भी सीन बन रहा है, उनके भी पिताजी निश्चिंत हैं कि इस बार तो दहेज नहीं देना पड़ेगा, उनकी भी कहीं बात चल रही है। सरकारी नौकरी में ही होता है ना, सरकारी नौकरी होते ही बात चलने लगती है। ये गौर करना आप, 21 साल में हो गए, 22 साल में हो जाए, 23 साल में हो जाए, लड़के की जैसे ही हुई बात चलने लगती है। उसका भी लक्ष्य यही होता है, इसके बाद तो वही है। बिल्कुल। और कुलदीप, इसमें एक चीज ध्यान करने वाली है, सरकारी नौकरी करने वालों के प्रेम विवाह नहीं होते, या बहुत कम होते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में जाने वाले या गए हुए लोग भी प्रेम करते हैं। बस ये है कि वो एक ऐसी रेस के हिस्से हैं जहां पे लब्धता की जो लालसा है वो इतनी व्यापक है, इतनी मजबूत है कि अब्बा, नाना, मामा, फूफा, महतारी, बहिनी, भाई, दोस्त सगहरे बड़े मजनू बनते थे साले सी कहीं के हैं। बता, वहां 25 लाख रुपया कैश अब बलेनो दे रहे हैं, इनको यहाँ पे जो है मजनू बने घूम रहे हैं। तो इस तरह से रैगिंग हो जाएगी भाई साहब। घर में 3 ताल के सुनने वाले बाबा, 3 ताल के सुनने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें मैं एक डिफरेंस पाता हूँ। वो क्रिएटिव हैं, वो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के उद्देश्य से नहीं आए हैं, और मैं चाहूंगा कि वो लोग भी लिखें कि कितनी कोफ्त होती होगी कि उनके सहकर्मी जो उनकी तरह मेहनत नहीं करते, उनकी तरह लगन नहीं है उनमें, और उनकी तरह की ईमानदारी नहीं बरतते। और वो अपनी कहानियां लिखकर के जो श्रोता हैं सरकारी नौकरियों में, उनमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो ऐसा है जो कि अब से 10 साल पहले सरकारी नौकरियों में गए हुए लोग हैं। तो गुणवत्ता का संकट अब खड़ा हुआ है। गुणवत्ता का संकट जैसे जैसे हम 21वीं सदी में गहरे उतर रहे हैं, वो संकट गहराता जा रहा है।
इसलिए मैं तो बहुत बीए पुराना लेकिन चावल नाम नहीं। एमए खान है। भाई हम तो बहुत पुराने नहीं है ना, हम 95 में हाई स्कूल किए, 97 में हम इंटरमीडिएट किए, तो बहुत दूर की बात नहीं है, 20-25 साल पहले की घटना है। 25 साल पहले वाले मास्टर में और आज के मास्टर में, वही कह रहा हूँ, राजकीय इंटर कॉलेज वही है, वही डिस्ट्रिक्ट है, उतना ही बड़ा कैंपस है, लेकिन तब मास्टर पढ़ा रहा है और 6000 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज भी वहां पे कोई नए मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं और वहां पे 600 बच्चे भी नहीं है, क्योंकि वो मास्टर साहब अब पढ़ाने लायक बच्चे नहीं है। पहले हर जिले में सरकारी विद्यालयों के 8-10 मास्टर कुख्यात होते थे बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने के लिए, लेकिन उसी तरह से शहर मुख्यालय में 5-6 मास्टर सरकारी स्कूलों के मशहूर होते थे बढ़िया पढ़ाने के लिए। और इसलिए ये होता था कि वो, अरे सिंह सर से मैथ्स पढ़ते हैं, सिंह साहब से मैथ्स पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक खन्ना कक्का मास्टर साहब थे, एक शुक्ला जी थे, डीबी गुप्ता हम लोग के मास्टर थे, जिनको पास तमाम सारे कॉलेजेस से बच्चे आते थे, कोई बाध्यता नहीं थी उनके पास आने की। आज आपको सरकारी विद्यालयों का एक मास्टर ऐसा नहीं मिलता है जिसकी की तूती बोलती हो। और प्राइवेट कोचिंग थोक के भाव है, थोक के भाव प्राइवेट कोचिंग है हर शहर में, लेकिन सरकारी मास्टरों का अपरदन जो है उसको हम देख पा रहे हैं। पहले रायबरेली का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जिले के सबसे बढ़िया चिकित्सक सरकारी अस्पताल के थे, जिले में जो बाद में चिकित्सक प्राइवेट नर्सिंग होम खोले या जिन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोले, वो लोग भी सरकारी से निकले हुए लोग थे। और आज आप सरकारी में इलाज कराने जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ना डॉक्टर पे आपको भरोसा है, ना वहां पे सपोर्ट सिस्टम पे आपको भरोसा है, किसी चीज पे भरोसा नहीं है। और तमाम सारे ऐसे डॉक्टर जो डॉक्टरी पढ़े, 1-2 साल किसी अस्पताल में रहे, उसके बाद अपना क्लिनिक खोल लिए हैं, उनका काम बढ़िया चल रहा है। उनकी इमारत में एक मंजिल सालाना दर से बढ़ती जा रही है और 3 मंजिल होने के बाद में नया प्लॉट खरीद लेते हैं। एक और चीज मैंने देखी है सरकारी नौकरी वालों में, रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचने से वो चीज शुरू हो जाती है, रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहती है बहुत लोगों में, कविता का शौक। वे सभी 50+ होकर के सभी लोग कवि हो जाना चाहते हैं, और जाहिर है वो कविताएं बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन प्रयास होता है उसमें। उसके पीछे की वजह सोचता हूं तो मुझे सिर्फ उनकी नौकरी की नीरसता दिखती है। क्या बात है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, इन कविताओं के लिए कह रहा हूं मैं। अब सोचिए ना, जो आदमी ऐसी भाषा लिख रहा है, देख मेरा इंतजार देख। भाषा जो आप कह नहीं रहे, वो है नहीं कि वो सोनू कहता है कि यार वो कल को भाभी तुझे इतना क्यों मार रही थी, बोले यार ये गवर्नमेंट जॉब करते करते दिमाग खराब हो गया। बोले क्या बाबा वाला शेर जो है ना, वो जहाँ जमीन की रजिस्ट्री होती है, सेल डीड जहाँ बनती है, वहां पे बहुत 10 दिन तक आदमी चक्कर लगा रहा है कि सर डीड दिलवा दो, लेकिन दे नहीं रहा है। डीड के काबिल नहीं हूं मैं। तब वो कहता है कि माना के तेरी डीड के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख, 11वें दिन भी आया हूँ। दाखिल खारिज के लिए घूम रहे लोगों की दिलचस्पी है ये। वो जो है ना, सोनू कहता है कि वो भाभी क्यों इतना मार रही थी तुझे, बोले यार सरकारी नौकरी कर करके ना थोड़ा दिमाग मेरा बावला हो गया। बोले क्या हुआ, बोले कल मैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर लिखा और प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्नी को भी भेज दिया। तो ये भाषा जब आदमी जीवन भर लिखता है और इसी कार्यालय हिंदी में उलझ जाता है, तो उसके भीतर कवि मन के पंख तो लगते ही होंगे। बिल्कुल। जब आप बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाने पे, और जब वो उस व्याकुलता में अपनी पहचान खोज रहे होते हैं, तो फिर वो इस तरह के सृजन में भी जाते हैं कि शायद मैं अभिव्यक्त करूं और वो देखा जाए। मैं कई अफसरों से मिला हूं जो अच्छे कवि हैं, कुछ अच्छे गायक भी हैं, बिल्कुल बहुत मन लगा करके गाते हैं, लिखते भी बहुत मन लगा करके हैं। तो नहीं, ऐसा है कि भाई बहुत सारा क्या होता है, जो आदमी साहित्यकार हो सकता था, जिसने लिटरेचर की पढ़ाई की पर सरकारी नौकरी करनी थी, इसलिए उस लाइन में चले गए और अफसर बन गए, लेकिन अंदर से तो अफसर नहीं है ना, अंदर से वो गजलगो हैं, अंदर से वो लेखक हैं, या अंदर से हो सकता बहुत सारे लोग इंजीनियर होते हैं, लेकिन वो कहीं और चले जाते हैं। नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि यही जो रचनाएं हैं, यही जो सृजन है इन लोगों के द्वारा, उसी में आप पाएंगे कि इन्हीं के बरक्स बहुत सारी अच्छी चीजें भी निकल रही हैं। और अगर आप कथाक्रम पलट के देखें हिंदी साहित्य का, तो उसमें तमाम सारे अधिकारी आपको अच्छा सृजन करके देते हुए मिल जाएंगे। श्रीकांत वर्मा और श्रीलाल शुक्ल, 2 नाम तो मैं अभी तुरंत यहीं पे बता देता हूं।
दोनों लोग ब्यूरोक्रेसी में थे और दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे कई मास्टर हैं, ऐसे कई बैंकों में काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर रचनाएं लिखी। अगर आप हंस, वागर्थ, कथादेश, इन सबको, कादम्बिनी, इन सबको पलट के देखें तो इनमें काम करने वाले यही मध्यम वर्गीय लोग थे। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि ये 50 में आकर के लिख रहे हैं, ये वही होता है कि सरकारी उसमें बहुत रिकॉग्निशन भी नहीं है, आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अरे यूपी ने अमिताभ बच्चन दिया देश को, है ना, उसके बाद कोई अमिताभ बच्चन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इंजीनियर बनकर कहीं पुल बना रहा होगा या कहीं डॉक्टर होगा। वो अमिताभ बच्चन बनने के लिए मौके भी तो चाहिए उस तरह के। बिल्कुल, तो ये वाला मामला है। और शायद मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि बहुत सारे निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस तरह की रचना धर्मिता में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि पूरा जिंदगी संघर्ष में बीत जाता है, अलग किस्म के संघर्ष में, अलग किस्म की ज्यामिति में। घटाटोप है क्या हो जाती है। 3 साल का ये अंक जो बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और बहुत निष्ठा पूर्वक, दायित्व बोध के साथ में सरकारी या गैर सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे हैं, वो इससे आहत नहीं हो। ये एक सवाल है जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, और ये सवाल सबको सालता है। हाँ, और आप ही की आने वाली पीढ़ियां ऐसी हो सकता है कि किसी आयकर विभाग में काम करते हो, किसी कस्टम विभाग में काम करते हो, किसी चिकित्सालय में काम करते हो, लेकिन आप भी जब किसी दूसरे महकमे में जाते हैं अपने काम के लिए, तो आप वहां पे दुश्वारियों को देखते हैं, आप उस पीड़ा को महसूस करते हैं। अपने श्रोता है मिकी माउस, रेलवे में काम करते हैं ना वो, मिकी चौधरी। अच्छा, मुझे पता नहीं। हाँ, शायद मुझे याद है हल्का हल्का, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर वो लेखक आदमी है। हिरेन भोजानी भी सरकारी नौकरी, हाँ, सरकारी नौकरी करते हैं, बिजली विभाग में है। और हमारे जामवंत जी, ज्ञानदत्त जी सरकारी नौकरी रेल चला चुके हैं। हाँ, रहे हैं। अपने गुली भाई थे, उनकी नौकरी लगी सरकारी, उनको ऑर्डर जो है ना चिट्ठी, उसमें लिखा कि सरकार की तरफ से आपको क्वार्टर भी मिलेगा। ये भोले आदमी थे, ये ज्वाइनिंग के दिन सोडा लेके पहुंचे। लेकिन ये है कि अवध में हमारे कहावत है कि नौकरी जे ना करी तो का करी और कहाँ जाई। एग्जैक्टली। तो नौकरी ही, मतलब चूंकि उद्यमशीलता, इस सवाल का जवाब नहीं है। हम्म। इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं होता जब मैं बिहार के इलाकों में जाता हूँ। उनको ये बहुत आसान है कहना कि भाई क्यों पड़े हुए इस पागलपन में, पर करेंगे तो क्या करेंगे। अगले विषय पर बढ़ने से पहले अवधि कहावतें मैंने 2 बताई नौकरी से जुड़ी। एक अवधि कविता है नितेश शुक्ल दिव्य की, और वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा रफीक शादानी के लहजे में लिखने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि अब आलू है पुरान होइगा, कुछ मजा ना आए तरकारी माँ, शिक्षक से ज्यादा मेंटेन चपरासी हैं सरकारी माँ। बेरोजगारन के मीटिंग माँ रोजगार के बात चली, कुछ अबहू तलत पकौड़ा हैं, कुछ होई गए भुट्ट उधारी माँ। खटपट पहले से रही ना आए, ऊंच नीच कुछ किहो ना आए, या बताओ फिर कैसे कूटे गौ रिश्तेदारी माँ। ठीक है भवा जो मेहरारू लईके परदेश में भाग गयो, तुम भगते हो ना अब की लईके तो हमऊ रहें तैयारी माँ। मेहुल भाई के बारे में बात है नहीं। और रहो बराए झगड़ा तुम तबहू जब कौनो ना माने, पटक के ऊका मारी ले, अरे का रखा है गारी माँ। गाली गलौज करके क्या फायदा है, पटक के मार दे। तो इसी नोट पे ब्रेक ले रहे हैं और फिर पहली विचार स्टोरी। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। वेलकम बैक टू 3 ताल। ताऊ बाबा और सरदार के साथ हैं आप 68वें एपिसोड में। और आज की बिजार खबर पहली इटली से है। इटली में एक जगह है गल्फ ऑफ पोएट्स, बड़ा सुंदर नाम लगा मुझे, गोल्फो दी पोएती। तो कवि और कलाकार वहां पर बहुत रहे वहां की खूबसूरती के चक्कर में, इसीलिए ये नाम पड़ा। तो गल्फ ऑफ पोएट्स में रहने वाले कपल ने अपने पड़ोसी पर मुकदमा किया कुछ 1 साल पहले, शायद 2003 में, कि इनके यहाँ से पड़ोस से अचानक रात में तेज टॉयलेट फ्लश की आवाज आती है, और जहां से ये आवाज आती है जिस वॉशरूम से, वो जगह हमारे बेडरूम से एकदम सटी हुई है, इसलिए हमारा सोना जो है रात में मुश्किल हो जाता है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया, दोनों फ्लैट्स की उन्होंने जांच करवाई बंदा भेजकर,
और पाया कि फ्लश की आवाज सच में लाउड है। तो अफसरों ने पड़ोसी को सजेस्ट किया कि भाई तुम अपना फ्लश बदल लो, और पड़ोसी का अपना ईगो था, वो नहीं माना। फिर कपल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 19 बरस ये मुकदमा चला और अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि फ्लश से शोर मचाने वाला पड़ोसी 8 लाख रुपए मुआवजे के देगा कपल को। कोर्ट का कहना है कि इससे जो कपल है उसकी निजी जिंदगी पर बुरा असर पड़ा है और ये यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 8 का हनन है। तो मैं इसके बहाने ना बहुत सारी चीजों पे बात करना चाहता हूँ। मैं जिद्दी पड़ोसियों पर भी करना चाहता हूँ, जिद्दी फ्लशों की आवाज पे भी बात करना चाहता हूँ। वाकई कुछ फ्लश ऐसे होते हैं जो भड्ड से आवाज आती है, आप उसका बटन दबाएं और वो तीसरे कमरे तक उसकी आवाज पहुंचती है। आप लोग ये फ्लश वाली समस्याओं से दो चार हुए? मतलब न सिर्फ आवाज, कुछ इस तरह के भी होते हैं जिसमें पानी पर्याप्त नहीं निकलता, तो जो द्रव्य है उसका निष्पादन नहीं हो पाता ठीक से। फ्लश के बजाय जो ज्यादा बड़ी समस्या है वो पड़ोसी है ना, क्योंकि जो ब्रेन शिट है ना, उनका क्या करोगे उनको फ्लश नहीं किया जा सकता। काश कुछ पड़ोसियों को भी आप फ्लश कर पाते अरे आप एक वो नहीं होते, आप कस्बों में आप घर से बाहर निकलो रैंडम अचानक किसी गर्मी में, वो बनियान को रोल करके पेट खोल करके एक अंकल बैठे होते हैं अपने घर के सामने। हाँ, पेट हो तब जानो बनियान रोल करने का क्या मजा है। अब किसी भी टाइम निकलो, वो पेट बनियान पे जो है ना, वो बनियान टिका रहता है पेट पे, और जिस स्पीड से मतलब बाहर निकलते हो आप, उस स्पीड से अंदर जाने का मन करता है वो देख। बिल्कुल। और उनका एक उद्देश्य जरूर होता है कि आस पड़ोस के घरों की अधेड़, नई बहुएं और बच्चियां, इन सब से वो जरूर टोक करके कुछ ना कुछ पूछते हैं। भाभी जी कैसी हैं, है ना, एक सवाल ये है। आओ बिटिया सब ठीक है ना, ये जो नवविवाहित हैं है ना, उनके लिए, जो जिसने कह दिया चाचा प्रणाम, चाचा वहीं गए थे क्या, दिखे नहीं? बिटियों के लिए, कोचिंग से आ रही हो क्या, बहुत लेट हो गया है, 8:30 बजे साइकिल से आती हुई लड़की से ये सवाल पूछना ही है उनको, कोचिंग से आ रही हो क्या। और अच्छा, कुछ लोगों को ना सड़क पर पानी मारने का ऑब्सेशन होता है। हाँ, आप पाइप लेके वो, ये काम तो मैंने भी बहुत किया है, क्योंकि मेन रोड पे घर है और लगातार वाहन जब निकलते हैं तो धूल दूसरित रखते हैं। वो पाइप का मुंह पतला करके उसमें से वो सांप की जीभ की तरह 2 धाराएं प्रस्फुटित होती हैं एक थोड़ी आगे और एक थोड़ी सी पीछे। दोनों धाराएं एकदम बराबर नहीं होती दोनों का, क्योंकि कोण अलग है दबाने का। तो एक tan 45 पे जा रही है और एक tan 60 पे। तो tan 60 वाली पहले गिरेगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बताती है कि tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री जल्दी से पतित हो जाने वाली धाराएं हैं। tan 45 का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा लंबा होता है इसलिए कहा जाता है कि 45 डिग्री पे फेंकी गई गेंद सबसे अधिक दूरी तक जाती है। तो ये धाराएं 2 होती हैं और दोनों का एंगल अलग होता है, इसलिए एक आगे एक पीछे। ये काम हम लोगों ने बहुत किया है। मैं अभी जहां रह रहा हूं उसके ऊपर एक सज्जन रहते हैं जो कहीं सरकारी नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी जो है वो गृह लक्ष्मी है और उनकी 2 बच्चे हैं। और सुबह 7 बजे से वो 2nd फ्लोर पे है, मैं 1st फ्लोर पे हूँ, जो धूम धड़ाका शुरू होता है और ये क्रम रात में 1-2 बजे तक चलता है। कोई कुर्सी, मेज, पलंग, कुछ ना कुछ सरकाया जा रहा है, घम घम आवाजें, ऐसा लगता है कि मैं किसी बंकर में छुपा हुआ हूं और बम्बार्डमेंट हो रहा है। तो उस तरह का अनुभूति है। 3 ताल घर से रिकॉर्ड करने में अजाब हो जाता है। आप लोगों को शायद आवाज नहीं आती है, लेकिन मैं जितना उसमें 2 तरफ रिफ्लेक्शंस में बैठ रहा होता हूँ कि इधर ये भी सुनना है, जवाब देना है, और उधर ऊपर से लगता है कि खाली युद्ध चल रहा है। कानपुर में बच्चे सीको लगा जाते हैं दरवाजे पे, नीचे फंसा के सीको हमारे यहाँ वो पतले वाला मुर्गा छाप आता है ना, पटाखा, उसको सीको बोलते। दरवाजे और फर्श के बीच में जो गैप होता है, जिससे कई बार चुहिया भी निकल के जाती है, उसमें वो 4 सीको फंसाए, जल्दी जल्दी चारों में आग लगाई, भाग। दिवाली के आसपास ये बहुत होता है। तो लेकिन मैं ताऊ, आप इस मसले पे कपल के साथ हैं या पड़ोसी के साथ हैं? क्योंकि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। एक पर्याप्त प्रेशर की जरूरत तो होती है फ्लश में, ताकि आपका मल एक साथ निष्पादित हो जाए। नहीं, पर वो है कि साउंड प्रूफिंग तो ऐसी होनी चाहिए 2 फ्लैट के बीच में। सब जगह ऐसा होता है, पर कुछ जगहों पे ये बहुत ही प्रोनाउंस्ड होता है, ये जो फ्लश की आवाज है। मेरे यहाँ ऊपर जो है, मतलब फ्लश की तो कभी नहीं, बेडरूम के ऊपर कोई बेडरूम है, राइट, उसमें पता नहीं रात में क्या ढूंढ रहे होते हैं वो। हाँ,
मतलब ऐसा लगता है कोई गोल सी गेंद जो है वो दरवाजे मतलब कमरे के एक तरफ से दूसरी तरफ लुढ़क के चली गई, बहुत मैं चकित रहता था। हाँ, तो वो बहुत इरिटेटिंग होता है। और ये आपको आश्चर्य लगता है भाई ऐसा क्या बिखेर देते हो रात में यार आप, लोहे की गेंद वो घड़घड़ाते हुए यहाँ से वहां चली जाती है। कभी आपने टेबल खिसकाया है, बेड खिसकाया, बेड खिसकाने की क्या जरूरत है? हाँ मतलब कौन खिसकाता है? हमने तो आज तक नहीं खिसकाया। दिन में करो ये सब काम, रात में बेड क्यों खिसका रहे हो? क्योंकि बाकी कोई नॉइज नहीं आता। पर ये बात अवश्य है कि फ्लैट में रहने वाले, अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं एक के ऊपर एक, उसमें ऊपर वालों को थोड़ी सी नीचे वाले की समस्या का समाधान करते रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि वो फ्लैट में है। भैया हाँ, यही करेगा तुम अपन बढ़िया 2 बीघा में घर बनवाओ, लड़कन को खूब खिलाओ, को मना कर रहा है? एक तो मुझे ये है फ्लश की बात जो है ना, उसमें दीप ज्यादा बड़ी समस्या जो मैंने महानगरों में देखी वो ये है कि हिंदुस्तान में फ्लश अभी विकसित नहीं हुआ है। मतलब अभी साल 2 साल 4 साल में दिखने लग गए हैं, वैक्यूम वाले कम पानी यूज करके सब सक कर लेने वाले सक्शन मशीन की तरह, उस तरह के फ्लश आ गए हैं मार्केट में अब। एयरप्लेन में होता है ना, मुझे वो बेस्ट लगता है। जैसे हाँ, शुप करके आवाज आई और झट से बाहर गायब। तो उस तरह के फ्लश अब आने लग गए हैं। वरना आप शहरों में कई बार आप किसी के घर जाएंगे और आपको इस बात की झेप होगी कि फ्लश किया लेकिन सब गया नहीं। वही मुख्य समस्या वही है। तो फिर आप वो एक हैंड जेट समस्या है। लेके उसमें स्ट्रगल और कर रहे हो जिनको या वेट कर आज रहे हो की- दोबारा टंकी भरने का। जिनको आज के फ्लश की आवाज से चिंता हो रही है वो शायद, और ये मामला भी आप देखिए कि ये 19 साल पुराना मामला है, और 19 साल पहले जो फ्लश हिंदुस्तान में भी थे उनके बारे में भी अगर आप याद कीजिए तो वो जो आपकी इंडियन शीट या कमोड के ऊपर एक पाइप से आसमान में टंगा हुआ एक टैंक होता था जिसमें से जंजीर लोहे की लटक रही होती थी, और उसको खींचने पे जब फ्लश चलता था तो लगता था कि एक पूरा पहाड़ गिर गया है। घड़ा के पानी ऊपर से एकदम आवाज करते हुए आता था। तो उस तरह से फ्लश हुआ करते थे। तो ये है। तीसरी बात क्या है कि कई बार लोकेशन जो है आर्किटेक्चर का नगर विन्यास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक पॉइंट पे बना हुआ एक घर, उसमें चम्मच गिरने की आवाज भी 20 घरों तक जा सकती है, बहुत स्पष्ट। और एकदम अगल बगल बने हुए घरों में भी बगल में कोई बड़ी चीज गिर जाए फिर भी हो सकता है कि दूसरे घर में आवाज ना जाए। तो ये लोकेशन का भी लोचा है और साइंस इसको बहुत अच्छे से समझाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो संकट है ना, एक तो बेडरूम और ये वाला, इनके साथ आर्किटेक्चर का भयंकर संकट है। और मैं क्योंकि ताऊ के मोड में जाकर के अब कपल के साथ हूँ जो फ्लश चलाते थे, कि भाई तुम कैसे आदमी हो कि हमारे बाथरूम की तरफ तुम अपना बेडरूम बनाए हुए हो? ऐसा तुम्हारा क्या इंटरेस्ट था? और कहीं भी बेडरूम बना सकते थे, किसी ऐसी जगह बनाते जहां से अच्छी स्वस्थ हवा आ रही हो। किसी के बाथरूम के साथ अपना बेडरूम बनाने का क्या मतलब? तो ये भी एक समस्या है। और दूसरा क्या है कि आदमी आपको सोने की चिंता करे कि अपने यहाँ सफाई की चिंता करे, फ्लश तो उसको करना ही है। तो बिना मतलब का उसके ऊपर 8 लाख का जुर्माना हो गया है और ये एकदम अनुचित है। हाँ, उसको ये जरूर करना चाहिए था कि किसी मिस्त्री स्त्री को बुला के, ठेकेदार को बुला करके कहना चाहिए था कि यार कम आवाज वाला कोई जो है जिसमें आवाज बहुत करता है भाई साहब, ये नहीं कहा उन्होंने। ये किसी से कहते ना तो कुछ निराकरण इसका निकल जाता। गल्फ ऑफ पोएट का जिक्र आपने किया था शुरुआत में। हाँ। और कितनी, मतलब मैं समझता था कि भारत में ही ऐसी समस्या है कि इलाहाबाद से बहुत ही ढेंचू टाइप के कवि भी निकलते हैं। आप देखिए कि इटली में भी गल्फ ऑफ पोएट से फ्लश की चर्चा हो रही है दुनिया में। वहां से कोई कविता नहीं निकल रही है, वहां से फ्लश की आवाज निकल रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस जगह को बोलते क्या थे। जैसे अब तो उसके लिए लू शब्द हो गया है, उसके पहले टॉयलेट, बाथरूम और वॉशरूम, बाथरूम भी कहते थे उसी को, बाथरूम वो भी जब साझा चीजें बनने लगी तो वही बाथरूम भी था। मेरे एक दोस्त की दादी जब फोन उठा लेती थी, मजबूरी में फोन उठाती थी वो, उनको फोन उठाना अलाउड नहीं था जब कोई अवेलेबल ना हो, और वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी फोन पे बात करने में, तो फोन उठाते ही बोलती थी, सिर्फ इतना बोलती थी वो, उनको एक ही वाक्य बोलना होता था बिना सामने वाले का हेलो सुने, हाँ टट्टी गए हैं कह के फोन रख देती थी। तो वो उस दोस्त के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था और कि इसीलिए वो ट्रेन किया गया था उनको कि आप नहीं उठाया करिए, पर वो ये इन्फॉर्मेशन पास करती थी कि अभी कोई अवेलेबल नहीं है। पूरी दुनिया में एक जो शब्द है लेटरीन, वो उस जगह के लिए है ना, वेयर यू गो टू एम्प्टी योर बाउल, और हमारे यहाँ ना लेटरीन सब्सटेंस भी है।
हाँ लेटरिन हाँ। क्रिया भी है। हाँ। ठीक है, अरे बच्चा लेटरिन कर दिया है, थोड़ा सा गिरा भी दिया है नीचे। हाँ वेस्ट यूपी में ना उस क्रिया में आईएनजी लगा दिया लोगों ने, तो लेट रिंग बोलते हैं आईएनजी लगा के कि लेट रिंग। हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो है वो बोलते हैं झाड़ा फिरना। अच्छा, हाँ। बहुत अजीब है। 3 शब्द हैं जो मुझे, बहुत सारे इसके लिए शब्द हैं, लेकिन 3 शब्द ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। तो ये बाथरूम तो लोग कहते रहे हैं, बाथरूम सबसे ज्यादा लोगों ने कहा। यही होता है कि बताओ, नहाने की जगह को जो है बाथरूम कहते हैं आप, मतलब, और इसको भी आप बाथरूम कहते हैं, यहाँ नहा थोड़ी रहे हैं आप। तो फिर लोगों ने कहा नहीं, कंबाइन है ना हमारा, तो एक में है, एक ही दरवाजे से दोनों है। उधर देखिए, उधर सीट लगी है, इधर नहाने का है। होता क्या है, नहा के सब पानी उसमें चला जाता है तो नाली साफ रहती है। तो ये सब गणित थे इसके। 3 शब्द हैं। सिनेमा से एक शब्द सुना, संडास, और बड़ी हंसी आई कि यार ये कैसा शब्द है, लेकिन पता चला कि नहीं, ये मुंबई भीखू मात्रे वगैरह जो है सब संडास बोलते हैं। एक बहुत अजीब सा डायलॉग था नायक फिल्म में, अनिल कपूर को सब लोग घेर लेते हैं और कुछ सवाल जवाब कर रहे होते हैं, और अचानक से जॉनी लीवर प्रकट होते हुए कहते हैं, संडास जाने का, साहब को संडास जाने का, और ऐसे करके वो अनिल कपूर को लेकर ले होता है। तो ये है। 2 शब्द और हैं, और दोनों ही पर राशि से हैं। एक है पैखाना, और उसके उच्चारण में पै पे जो एम्फेसिस है वो कमाल है। पैखाना का दरवाजा ढीला हो गया है भाई साहब, चिटकनी नहीं है इसमें, या पैखाना बनवा दीजिए एक पक्का, तो थोड़ा सुविधा हो जाए, है ना। उनके यहाँ एक पैखाना है, सब बच्चे उसी में जाते हैं। सोचिए 8 कमरे में विद्यार्थी रह रहे हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा एक पॉपुलर टर्म है जो भयंकर राष्ट्रवादी वृत्ति से निकला है, पाकिस्तान। शौचालय को पाकिस्तान, कहाँ क्या पाकिस्तान होके आते। तो मतलब ये विचित्र था कि आपका निवारण पाकिस्तान ही कर रहा है। आप खाते हिंदुस्तान में, लेकिन निवारण आपको पाकिस्तान में ही मिलता है। इसलिए मैं एकदम न्यूट्रल टर्म बैतुल खला बोलता हूँ। बैतूल वालों ने आपत्ति नहीं की इस पे कभी। आलोक वगैरह ने। हमारे यहाँ एक शब्द बोला जाता था, और मुझे मालूम नहीं कि ये कहीं से आया था बाहर से या हमारे घर में ही इजाद थी, घर वालों की। वो शब्द था बड़े घर। मतलब ये सम्मान था उस जगह के लिए। देखिए, जो अवध में ना कमरों को घर कहते हैं। जैसे दूसरे कमरे में चला जाओ तो कहेंगे एकाएक घर में चला जा। आपके घर में जो सबसे छोटा कमरा होता है, सबसे छोटा जो घर होता है, वो टॉयलेट का होता है। उसके लिए ना ये सम्मान था कि उसको बड़े घर कहा जाए। और मुझे ये इंतजाम इसलिए भी अच्छा लगता था कि ये कोड भी था इंटरनल, किसी मेहमान के सामने भी कहा जा सकता था। दादी फोन उठा के कह सकती थी कि बड़े घर गए हैं, किसी को बुरा नहीं लगता। उसके लिए हमारे यहाँ शब्द है मैदान। अच्छा, मैदान। पहले चूंकि लोग बाहर जाते थे लोटा लेकर, तो वो उसको उसमें डाल दिया गया। तो अब घर में भी है तो कहते हैं जरा मैदान हो आते हैं। मुझे ये एक और शब्द अच्छा लगता है, गुसल। गुसल में घुसल हैं अभी। हाँ, लेकिन गुसल फिर वही बाथरूम वाला मामला है। हाँ, लेकिन पता नहीं, मतलब उसकी गुसल का ताल्लुक नहाने से। हाँ, गुसल कहते हैं नहाने को। एक चीज बताएं कि वेस्टर्न और इंडियन टॉयलेट के फर्क पे और उस पे बड़ी बात होती है, और उसके दोनों के पक्ष में विपक्ष में अपनी अपनी वैज्ञानिक स्वास्थ्य संबंधी सलाह मशवरे भी हैं। लेकिन जब पहली बार पश्चिमी पाश्चात्य कमोड पर बैठने का अनुभव था हम दोनों का, तो अनकंफर्टेबल नहीं था वो। मेरे लिए तो बहुत अनकंफर्टेबल था वो, क्योंकि वो जो विचार था ना कि पानी की छींटें पड़ रही हैं, वो बड़ा अनहाइजीनिक सा लगता था। धीरे धीरे उसकी आदत हो गई, तब छोटे थे, बचपन की बात है। लेकिन वो बहुत अनकंफर्टेबल लगा शुरू में, जब हम पहली बार स्विच किए इंडियन से वेस्टर्न की तरफ। हमने तो सिनेमा में देखा था और हमको लगता था कि यार ये सही है, कुर्सी टाइप बैठ जाओ एकदम, और वो हमको सही लगा। तो हम तो उत्साहित थे कमोड के इस्तेमाल के लिए। और सबसे पहले कमोड का इस्तेमाल किसी शादी में हमने किया। उसके बाद में थोड़ा सा मन खराब हुआ। KGMC लखनऊ में, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में किसी की चिकित्सा के दौरान उनको देखने गए और उनका बाथरूम का इस्तेमाल करने की इच्छा हुई। तो जब वहां पे गए तो देखा कि कमोड में इंडियन शीट जैसे पायदान भी बने हैं और उसमें खांचे भी हैं। तो हम कहें कि ये क्या है कि मतलब इतनी ऊंचाई पे चढ़ के आप उकड़ू बैठ करके निवृत्त हो कमोड में। तो वैसे भी कमोड थे। फिर पता चला कि कई लोगों को, कई मरीजों को दिक्कत है। ये हाइब्रिड वाले बाबा बहुत चले थे बीच में, क्योंकि लोग उस पर चढ़ जाते थे तो एक्सीडेंट हो जाता था। तो उन्होंने चौड़ा बना दिया पैर रखने की जगह। इंडिया में तो नुकसान ऐसा हुआ है कि जो सीट होती है उसको लोग गिरा के 1 नंबर करते थे।
हाँ। उनका ये था कि पोर्सलिन को बचाने के लिए प्लास्टिक दिया गया है। ठीक है, तो मुझे बहुत उत्साह था। वो उत्साह शुरू में, चूंकि वो ऐसे जगह पे था कि भाई, और दफ्तर में दुख इसी बात को होता था कि अब बहुत सारे लोग उसको गिरा के एक नंबर करते थे, तो फिर वो बैठने लायक नहीं रह जाता था। वही एक सबसे खराब चीज है कि क्योंकि हिंदुस्तान में कमोड को बरतना नहीं आता है, इसलिए कमोड जहां पे सार्वजनिक हो वहां पे बैठते हुए मुझे झुरझुरी होती है। लेकिन ये विज्ञान से बाबा, जाके घर में सबसे पहला काम करता हूँ, फ्रेश होता हूँ। विज्ञान से ये साबित हो गया है कि जो इंडियन सिस्टम था उकड़ू बैठने वाला, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, आपकी पाचन क्रिया के लिए वो बहुत अच्छा उसका केवल एक संकट है, वो बहुत हाइजेनिक है। वो घुटने एक बार वजन बढ़ जाने के बाद, उम्र हो जाने के बाद वो बैठने उठने की नहीं, वो भी, उसका भी एक समाधान था। जैसे शेषाद्री जी के लिए हम लोग इंडियन टॉयलेट के बगल में रस्सी की एक पुली लगाते थे और उसमें जगह जगह पे रस्सी में गांठ रहती थी, तो वो उसको पकड़ के आराम से धीरे धीरे करके उठ जाते थे। उस तरह की व्यवस्था बनाई जा सकती है। उसमें इंडियन शीट जो है बहुत हाइजेनिक है और बहुत राइट पॉस्चर है निवृत्त होने के लिए। कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता है, इस तरह के लोगों को दूर रहता है। इसकी एक ही समस्या है और वो है लघुशंका निवारण के लिए। लघुशंका निवारण के लिए जब भारतीय शीट जो फ्लाइट वाली है, जो फर्श के स्तर पे है, उसमें जब लोग खड़े होकर के पुरुष उसको लघुशंका निवारण के लिए उपयोग में लाना ही नहीं चाहिए। जब करते हैं ना तो चतुर्दिक ऐसे छींटे, मतलब लगता है कि यहाँ पे एकदम तारामंडल आ गया है। मुझे वेस्टर्न जो टॉयलेट है उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो मैं समझता हूँ बहुत आरामदायक होता है। वेस्टर्न लोगों से आपत्ति है। आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया था तो दोनों में से एक आदमी का हाथ धोया हुआ नहीं था। ये सोचकर मैं घबरा जाता हूँ कि मैं ओबामा भी मुझसे हाथ मिलाने आए तो मुझे, मेरे दिमाग में ये तो चलता रहेगा ना, माजिस नहीं हाथ नहीं माजा है। एक वो है ना कि अच्छा, इसमें कि सिर्फ पेपर का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल वाली जो बहस है, उसमें एक मैं कहीं पढ़ रहा था तो एक अच्छा आर्ग्यूमेंट मिला कि आप सोचिए, आप तेल और सब चीजें खाते हैं ना, तो आप सोचिए एक प्लेट लीजिए और उसमें आप एक बढ़िया चिकन खाइए और उसमें बटर डालिए, सलाद डालिए, अरे दाल भात खा लो, वेजिटेरियन दाल भात खा लियो। हाँ, उसके बाद वो जो है तेल और वो सब रह जाता है। अब कोशिश कीजिए उसको कागज से पोंछने की और पोंछ करके वापस रखने की, और क्या उसके बाद आप दोबारा, हाँ, संभव ही नहीं है। और खुशवंत सिंह बहुत कहते थे कि वो एक्चुअली हमारे यहाँ मसाला इतना उपयोग होता है कि कागज में तो आग लग जाएगा। हाँ, ये जोक बहुत चला है, हम तो 3 ताल में सुना भी चुके हैं ये कि अंग्रेजवा जो है सवेरे जब निपट के आवा तो कहे इसकी ठीका है धोते हैं, कागज धोता तो बर जाता। एक आखिरी चीज इस पे बात करके फिर अगले विषय पे चलते हैं। वो ये कि टॉयलेट में जो मोबाइल ले जाने का चलन है, पहले वो अखबार ले जाने का हुआ करता था। कुछ लोग टॉयलेट का अखबार और मोबाइल से पहले मैं एक पुराना जिक्र कर दूं, उसके बाद आप उस पर आइएगा। टॉयलेट की कहानियों में जो सबसे ज्यादा हंसी वाली कहानियां हैं वो हैं टॉयलेट की सीट में नीचे उसकी कटोरी में गिरी हुई चवन्नियां और अठन्नियां। इंडियन टॉयलेट में लोग जब बैठते थे तो उनकी जेब से 50 पैसा 4 आना का सिक्का झपक करके टॉयलेट सीट पे गिर जाया करता था। सब बह जाता था और साफ, वो पानी एकदम साफ दिख रहा है, उसमें 2 चांदी के से दाने चमक रहे हैं और वो पता चलता था कि चवन्नी है और अठन्नी है। और फिर सब लोग मजाक उड़ाते थे कि ये पैसा चाहिए, कहते हाँ चाहिए, दो, क्या जाओ मैं गिरा है उठा लो। ये एक बिंब है जो बहुत लोगों को याद होंगे। तो आप लोग वैसे मोबाइल ले जाते हैं अभी? मतलब मेरा तो नहीं चल पाता काम, मैं सोचता हूँ कि ना ले जाना पड़े, लेकिन चूंकि उतना समय होता है, उसमें कुछ पढ़ना होता है, आजकल ज्यादातर चीजें पढ़ना और देखना। वो बाय द वे बहुत बुरी आदत है। इंडियन टॉयलेट का बेस्ट चीज था, वहां आप ज्यादा देर बैठते नहीं थे, आपको ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, आपको 1-1.5 मिनट में फारिग होकर चले आना चाहिए। लेकिन इस टॉयलेट के आने के बाद मैं तो, जब से मैं ये कमोड का सिस्टम हुआ, एक आता है द ग्रेट अमेरिकन बाथरूम बुक, है ना, जब मोबाइल नहीं था तब की बात कर रहा हूं मैं। मेरे पास दी ग्रेट अमेरिकन बाथरूम बुक की जो लेटेस्ट होती थी, लेटेस्ट एडिशन, वो मेरे बाथरूम में ही रहता था, क्योंकि मैं रोज थोड़ा सा पढ़ लेता। तो बाथरूम बुक वैसे ही होते हैं ताकि आप कहीं से भी पढ़ के कहीं पे खत्म कर सको, छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो वो, उसके बाद अखबार, और उसके बाद जब से मोबाइल आया तब से मोबाइल। मुझे ये बहुत बुरी आदत है, मैं इससे पता नहीं कैसे छुटकारा पाऊं। कुछ पढ़ने की आदत, अब ट्विटर आ गया तो ट्विटर देख लेता हूँ, कुछ पढ़ता नहीं। मतलब सुबह जो है मैं 2-3 वेबसाइट वहीं पे चेक करता हूँ, वो बहुत ही गलत है। मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा ये काम करने, मतलब ले ही मत जाए।
मैंने एक कोशिश की, हालांकि वो कामयाब नहीं रही, पर हो सकता है किसी और के संबंध में कामयाब हो जिसका पेशा मेरे जैसा ना हो। मैंने वहां पर एक छोटा सा, एक ऐसे बहुत छोटी सी एक शेल्फ रख ली है वॉशरूम में। मेरी माता जी सुनेंगी तो गुस्सा होंगी कि वहां पर तुमने, तो वहां पे मैंने ना जो मेरी मैगजीन्स आती है मेरे घर में, वो मैगजीन्स में वो वहां पे रखता हूँ। वाह। और कुछ मैगजीन्स हमेशा, उसमें कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो पढ़ने से छूट जाती हैं। आप कवर स्टोरी पढ़ लेते हो पर बगल वाली भी छूट जाती है, तो वहां पे इस मकसद से रखी थी कि कुछ छूटी हुई स्टोरीज देख ली जाएंगी। वो हो नहीं पाया हालांकि, पर शायद किसी के लिए ये काम कर सकते। बिल्कुल, चार्ली के कार्टून बुक्स और खलील जिब्रान की कुछ किताबें, इस तरह की चीजें हम बाथरूम में रखते थे, अब नहीं रखते। मैं तो एक अखबार निकालता था, उसका विज्ञापन था ये। हमने कहा था कि इतना बड़ा अखबार बहुत मुश्किल होता है बाथरूम में पढ़ने के लिए, ये वाला आप लोग खरीदें, ये बाथरूम ले जाए। तो बताइएगा आपके यहाँ मतलब ऐसी संसदीय कहानियां कौन सी हैं जो टॉयलेट से जुड़ी हुई हैं, बड़े घर से जुड़ी हुई हैं, उनके नाम क्या क्या थे, वो बताइएगा इस बार 3 तालियों वाले ग्रुप में, और ईमेल करके भी बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। एक पांडे जी है हम लोग के परिचित, उनके बिटवा हमारे साथ पढ़ते थे, और उनके जीवन की बचपन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि हम लोग को ना बांटना पड़े, इसलिए वो कटोरी में किशमिश ले जाकर के बाथरूम में बैठ करके किशमिश खा लेते थे। तो ऐसे ऐसे विचित्र वीर भी हुए हैं। बहरहाल ठीक है, तो एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पोर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। 3 ताल में ताऊ, बाबा और सरदार के साथ 68वां एपिसोड सुन रहे हैं आप। और अब चिट्ठियों की बारी है। जो पिछले एपिसोड पर और पिछले बेबाक बुधवार पर रिएक्शंस आए हैं वो भी, और इसके अलावा जो जनरली जो चिट्ठियां आई हैं वो भी। सतविंदर सिंह ने लिखा है, धन्यवाद कुलदीप जी 3 ताल में आने के लिए। सेहत नाजुक होने के बावजूद आप जल्दी स्वस्थ हों, जय हो। सतविंदर भाई जी बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी ऑडियो चिट्ठियों का मुझे खास तौर से इंतजार रहता है कि आप जो ऑडियो में भेजते हैं वो भेजते रहा करिए। लिख करके तो आप भेजते ही हैं, ऑडियो चिट्ठियों में आपका जो एक पन दिखता है, लहजा, वो उसमें अलग आनंद आता है। तो वो अगली बार कोशिश करिएगा, भेजिएगा। हिरेन भोजानी ने लिखा है, ज्ञान की गहराई ताऊ से, ज्ञान की चमक बाबा से, और दोनों का मिला हुआ ज्ञान ठीक से संजोना और परोसना कुलदीप का, जय हो। अश्विनी सिंह ने लिखा है, मेरी चिट्ठी शामिल करने के लिए आभार, धन्यवाद। सरदार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। अस्वस्थ होने के बावजूद आपने न सिर्फ मोमेंटम बनाए रखा, मेरे ख्याल से ये सबसे लंबा एपिसोड था, बल्कि आपने अनूठे अंदाज में हास्य विनोद के साथ भी हमारा ज्ञानवर्धन किया। कभी कभी मुझे आप लोगों से रश्क होता है कि आप लोगों ने कितना अध्ययन मनन किया होगा कि आप लोग किसी भी विषय की व्याख्या विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यापक चर्चा कर सकते हैं, जय हो। वंदना दवे ने लिखा है, सारी पार्टियां खूब सारी नौकरियां देने को कह रही हैं। केजरीवाल ने 10 लाख नौकरी हर साल देने को कहा। इतनी सारी नौकरियों के लिए तो लोग कम पड़ जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हम जैसों को भी जो नौकरी की उम्र पार कर चुके हैं नौकरी करनी पड़ जाए। मिकी चौधरी ने लिखा है, ऐसा होता नहीं है, एक बार वोट दे दीजिए उसके बाद क्या। मिकी चौधरी ने लिखा है, बैटमैन भैया, कितना सुंदर देखिए संबोधन लग रहा है नहीं, बैटमैन भैया, शायद 3 ताल के नए अंक के शुरुआती हिस्से में पैदल चलने पर की गई चर्चा में ट्रेडमिल को कोसने के बहाने आपको ही ताने दिए गए हैं। पिछले कुछ बेबाक बुधवारों में आपके देर से आने का बहाना ट्रेडमिल ही था। ये ब्रूस वेन को बोला जा रहा है। ब्रूस वेन को बोला, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बैटमैन भैया।
आराध्या गोयल की बुलंदशहर से फिर से चिट्ठी आई है, 67वां एपिसोड सुना। सरदार, आशा है कि अगले एपिसोड तक आप एकदम ठीक होंगे। जी मैं काफी ठीक हूँ। बाबा की कविता के लिए घनी क्यूरियोसिटी पैदा हो गई और इंटरनेट पर नहीं सुन सकते, ये सुनकर और बढ़ गई। अटल जी की कविता का एक सुंदर किस्सा मेरी माँ से सुना है, वो सुनाना चाहूंगी। ये कई साल पहले की बात है, जब धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान बहुत प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी। उनमें से एक में अटल जी की कविता छपी, गीत नहीं गाता हूँ। मेरी माँ, जो उस समय स्कूल की छात्रा ही थी, उन्होंने उन्हें चिट्ठी लिखी इस भाव के साथ कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप जैसी हस्ती ने, जिनसे इतने लोग प्रेरणा लेते हैं, ऐसी निराशावादी कविता लिखी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे से आशावान रहेंगे और आशावादी कविताएं लिखेंगे। फिर कुछ दिन बाद ही अटल जी की दूसरी कविता छपी, गीत नया गाता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो माँ को बड़ा मजेदार लगा कि क्या पता उनकी चिट्ठी सच में अटल जी तक पहुंची हो और उसी का प्रभाव पड़ने पर क्या पता उन्होंने ये दूसरी कविता लिखी हो। आराध्या गोयल, बुलंदशहर। बहुत सुंदर। और ये पूरा संभावना है, मतलब क्योंकि गीत नया गाता हूँ और गीत नहीं गाता हूँ, इन दोनों कविताओं को लिखने का कालखंड जो है, उस वक्त वाजपेयी स्वयं एक बहुत प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नेता होने के बावजूद बहुत सारे सरकारी तामझाम और व्यवस्थागत जो जटिलताएं हैं जीवन की, जिसमें आप कई चक्रव्यूहों में घिरते चले जाते हैं, उसमें वो पहुंचे नहीं थे, क्योंकि भाजपा तब कोई इतनी बड़ी या इतनी मजबूत या ऐसी पार्टी थी नहीं, और ये सब लोग संघर्षरत लोग थे। ताऊ का ही पिछले एपिसोड में हम लोगों ने सुना था कि ये चिट्ठियां लिखते थे कलाकारों को, हस्तियों को, और वो ऑटोग्राफ करके अपना भेजते थे पत्र वहां से। तो इस तरह का एक क्रम रहा है जब पत्रों को गंभीरता से लिया जाता था। पत्र जब लोग भेजते थे तो लोग उनको पढ़ते थे, उनका जवाब देते थे। राजीव गांधी से ताऊ का पत्राचार इसका एक उदाहरण है। तो राजीव गांधी के बराबर तो नहीं थे वाजपेयी जी। तो पूरी संभावना है कि इस पत्र से, आपकी माता जी के द्वारा लिखे हुए पत्र से, उनको लगा होगा कि नहीं, अब जब हमने ये कर दिया है तो इसको हम ठीक भी करें। इसी तरह से जैसे कि वाजपेयी जी की दो कविताएं हैं, गीत नहीं गाता हूं और गीत नया गाता हूं, उसी तरह से अवतार सिंह संधू पाश की भी दो कविताएं हैं जो ऐसे ही अपने टाइटल को कंट्राडिक्ट करती हैं, अपोजिट कर हैं। उनकी पहली कविता है जहां कविता खत्म होती है, ये उसका टाइटल है, और उसके बाद में एक और लंबी कविता है जिसका टाइटल है जहां कविता खत्म नहीं होती। मुझे ये दूसरी वाली ज्यादा पसंद है। ये जो मैं अक्सरिया कितनी बार सुना चुका हूँ 3 ताल में, और फिर आज कह देता हूँ कि मैं चील के पंजों में उड़ता आजाद चूहा हूँ, ये इसी कविता की लाइन है, जहां कविता खत्म नहीं होती। वैभव पांडे की चिट्ठी आई है। उन्होंने लिखा है कि 67वां एपिसोड सुना, उम्मीद करता हूँ कुलदीप भैया आप जल्दी ही सही हो जाएंगे। मैं 3 ताल नवंबर से सुन रहा हूँ और अभी तक जो मुझे लगा कि बाबा खुद में एक इंसाइक्लोपीडिया है। अगर चलताऊ भाषा में बोला जाए तो बाबा आलू हैं। जैसे आलू सभी सब्जियों में डाला जा सकता है, और हमारे कन्नौज का क्षेत्र तो आलू की पैदावार के लिए जाना भी जाता है। हमारे यहाँ हर चीज में आलू डाला जाता है, जैसा कि इस मौसम में मटर के साथ। ये उपमा मैं बाबा को सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक मुझे जो लगा कि बाबा हर टॉपिक पे बतिया सकते हैं। मेरा प्रश्न बाबा और ताऊ दोनों से है कि साउथ का अच्छा सिनेमा हिंदी में क्यों नहीं डब होता, जैसे कि मंडेला, असुरन, कुरुति, द ग्रेट इंडियन किचन, जोजी। ऐसा भी नहीं है कि साउथ का सिनेमा हिंदी में आता नहीं, पर ऐसी फिल्में नहीं आती। क्या उनको लगने लगा है कि हिंदी भाषी जगहों पर सिर्फ मसाला फिल्में देखी जाती हैं, KGF और पुष्पा टाइप, या जो दिन भर टीवी चैनलों पर आती रहती हैं? नहीं, ये एकदम दीगर सवाल है। और पहले तो मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा आहत हुआ कि आप, मिक्की ने लिखा है उसमें कि गौरतलब है कि बाबा का बस चले तो वो आलू को बैन कर दें। हाँ, हम आलू विरोधी हैं भाई। आलू केवल भुना हुआ पसंद है मुझे, आलू किसी रूप में नहीं पसंद। आग में भुना हुआ आलू वही पहला और अंतिम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। धनिया और लहसुन की चटनी के साथ। हाय हाय। नहीं, एक उसका और बहुत सुंदर तरीका है। आलू को आप आग में भून लें, कंडे की आग में, और वो जगह जगह से सख्त हो जाए, फिर उसको आप एक गमछे में वो ऐसे 5-6 आलू भर के, और गमछे को अच्छे से दोनों तरफ लपेट करके घुमाएं तो सारा करखा निकल जाएगा। करखा निकलने के बाद में आप आलू को बीच से काटें और आलू का कटा हुआ हिस्सा ऊपर रख के कटोरी जैसा उसको हाथ में पकड़ लें। एक चम्मच या चक्कू से उस आलू के बीच में गड्ढा कर लें।
और स्कूप। उस गड्ढे में आप रखें मक्खन, और कुछ नहीं करना है, अमूल का सॉल्टेड मक्खन और वो आलू आपके मुंह में जो रसरंजना लेके आएगा, उसकी अभिव्यंजना है ही नहीं मेरे पास। जब भी बाबा ये बोलते हैं ना कुछ नहीं करना है, मतलब समझ में आता है आनंद आने वाले। वासेपुर में एक डायलॉग है ना, जब वो उनके सरदार खान के बड़े बेटे को गोली लग जाती है, तो उस गोली छू के चली जाती है, वो चाबी वाले डायलॉग से पहले, तो वो कहता है कि गोली लगा है, गोली लगा, बोले कुछ नहीं हुआ है, कहाँ कुछ नहीं हुआ, थप्पड़ मार देता है, जिसको गोली लगी है सरदार खान उसको थप्पड़ मार देता है, और जिनको गोली, शायद दानिश है ना उनका नाम बड़े बेटे का, तो कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ है अब्बू। तो वो है आपका कुछ नहीं करना है, इसका मतलब है कि कुछ बारीक आलू बात की। लेकिन दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जोजी या असुरन इस तरह की फिल्मों का डबिंग नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि लॉकडाउन के समय में ही थोड़ा सा अगर हम पाए तो ये प्रवृत्ति बढ़ी है कि दक्षिण के सिनेमा को और बेहतर तरीके से खंगाला जाए, एक्सप्लोर किया जाए। वरना दक्षिण में कौन सा सिनेमा चल रहा है ये केवल दो तरह से पता चलता था, या तो डब हुई वहां की एक्शन फिल्में जो चलताऊ टाइप की होती थी, और वो यहाँ पे तमाम चैनलों पे या डिश वाले जो चैनल होते थे, सिटी केबल वगैरह होता था, उसके माध्यम से दिखाई जा रही होती थी, और या फिर हम लोग अखबारों में सुनते थे कि कोई अदूर हैं और उनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है अमुक फिल्म बनाने के लिए, है ना। इन फिल्मों का कोई एक्सपोजर नहीं था। अरे मलयालम फिल्म की बात हुई बाबा, मिन्नल मुरली एक पिक्चर है, अरे बहुत मजा आया मुझे देख के, बहुत मजा आया मुझे देख के, क्या फिल्म है। तो ये राइट्स का मामला है, इन्होंने राइट्स हिंदी में किसी कंपनी को बेचे हैं कि नहीं, और इनका क्या विचार ये है। नेटफ्लिक्स पे है मिन्नल मुरली, रिकमेंडेड। वाह, तो एक रिकमेंडेशन और मिल गई है, और बिल्कुल ये अगर डब हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे पता है कि ये हिंदी में आ गई है पुष्पा, लेकिन मेरी एकदम इच्छा नहीं है कि मैं उसको हिंदी में देखूं। हिंदी में उपलब्ध है मिन्नल मुरली भी, अगर बहुत सारे लोगों को होता है, आसान लगता है, तो वो उपलब्ध है उसमें भी। तो मैं उसमें देखता नहीं, क्योंकि मैं वो तलफ्फुज़ नहीं खोना चाहता हूं जो दरमियाने सिनेमा दर्ज है वहां पे। किसी ने कुछ कहा है तो मैं उसको वही सुनना चाहता हूं। जैसे अभी हमारे यहाँ जावेद अली का इंटरव्यू हुआ, जो जिन्होंने ये गाने गाए हैं पुष्पा के, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बड़ी बहस चली शुरुआत में कि श्रीवल्ली गाना जो है उसमें श्रीवल्ली को श्रीदेवी कर दिया जाए ताकि वो हिंदी और ये दक्षिण दोनों तरफ चल जाए। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, श्रीदेवी को रहने दो, श्रीवल्ली है तो श्रीवल्ली ही जाएगा। तो ये निर्णय अंतिम क्षणों में लिया गया और उस पर वो रहे, और अब उनको लगता है कि अगर श्रीदेवी किया होता तो शायद इतना पॉपुलर नहीं होता। श्रीवल्ली जो है वो भयंकर पॉपुलर हो गया है। yes. तो मैं तो श्रीवल्ली ही सुनना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई उसको श्रीदेवी बनाए। मैं आपको यकीन से बताऊं कि A.R. रहमान से मुझे इतना प्रेम है, उनके बहुत सारे गाने मैं सुनता रहता हूं लगातार। A.R. रहमान के गाने जो कि बॉम्बे के लिए, ये हमसे है मुकाबला के लिए, रोजा के लिए, जो उन्होंने कंपोज किए तमिल में, हम उनको उसी भाषा में सुनना पसंद करते हैं। तो मैंने ये वाला हम्मा हम्मा भी सुना है और तू ही रे भी सुना है, लेकिन हरिहरन का गाया हुआ उई रे भी सुना है, और दोनों में मजा आता है, दोनों को सुनने में मजा आता है। तो ये डब हो तो ये एकदम दिगर बात है कि ये फिल्में भी डब होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये समय बढ़ेगा और दर्शक मजबूर करेंगे, जैसे वो बॉलीवुड की चौखट के सामने से पान थूकते हुए मलयाली सिनेमा की तरफ बढ़ चले हैं आजकल। ये दिखाई दे रहा है कि आर्य क्षेत्र के दर्शकों को अचानक से द्रविड़ांचल के सिनेमा में आनंद मिलने लगा है। तो जैसे वो महाराष्ट्र को लांघ कर मलयागिरी की तरफ चल पड़े हैं, मुझे लगता है कि ये समय दूर नहीं है जब तमाम मलयाली, तमिल या तेलुगु के सुंदर सिनेमा को, पैरेलल सिनेमा को हम हिंदी या अन्य भाषाओं में डब होते हुए पाएंगे। तो मतलब वैसे ही आप देखिए ना कि अभी आप जोजी और तमाम फिल्मों के नाम जानते हैं, 3 साल पहले कितनी मलयाली फिल्मों के नाम आपने सुने थे। एक प्रोग्रेस है, वहां तक भी पहुंचेंगे। प्रतीक दास की चिट्ठी आई है, शेर से शुरू किया उन्होंने। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चार असाज होता कोई गम गुसार। चार साजी तो नहीं आती मगर अपना गम गुसार जरूर समझें। बेबाक बुधवार में सरदार को सुनकर अच्छा लगा कि उनकी नासाज तबीयत में सुधार है।
67वें एपिसोड में सरदार ने मेरी चिट्ठी पढ़ते हुए कोलकाता का नाम लिया, जो कि मेरे नाम से बज़ाहिर है। लेकिन मैं बता दूं कि मैं कोलकाता में नहीं बल्कि झारखंड के गोड्डा जिले में रहता हूं, जो ताऊ के देवघर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। ताऊ के अंदाज में कहूं तो मुर्शिदाबाद का खून, गोड्डा का पानी। क्या बात है। सरनेम मेरा दास है, पर नाम मेरा बाबा की तरह प्रतीक आनंद है। दास मेरा तखल्लुस भी है, सो मैं अपने नाम में इसे ऐसे ही इस्तेमाल करता हूँ। शुरुआती जीवन गोड्डा और भागलपुर में बीता, जिसकी वजह से ताऊ के बचपन के किस्सों से खास जुड़ाव महसूस होता है। बाकी पिछले 5 सालों से काशी में डेरा जमाए बैठे हैं, महामना के करम से, जिससे बाबा के बनारस के किस्सों से जुड़ाव लगता है। अपनी बात बहुत कर ली, बात करते हैं पिछले एपिसोड में हुई चर्चाओं पर। दस्तखत की नकल करने की कोशिश मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में की थी, जब ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के कोर्स में मिले प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर अपनी सुपरवाइजर के दस्तखत चाहिए थे। डेडलाइन खत्म हो चुकी थी और मैडम लंबी छुट्टी पर जा चुकी थी। रही बात ऑटोग्राफ लेने की, तो इस मामले में मैं बहुत हिचकिचाता हूँ। काशीनाथ सिंह जी से मेरी मुलाकात 3 दफे हुई और मैंने तीसरी बार उनके हस्ताक्षर काशी का 80 और रेहन पर रघु पर लिया। क्या बात है, वाह। लेकिन वो भी अपने एक दोस्त के लिए। बाद में अफसोस भी हुआ कि मुझे अपने लिए भी ले लेना चाहिए था। पैदल चलने की बीमारी कहें या भूख बहुत पुरानी है, लेकिन बनारस में चलने का आनंद, आहा। जब बाबा बनारस में पैदल चलने का जिक्र कर रहे थे तो ऐसा लगा गोया कोई मेरे बारे में ही कह रहा। बस मैं धोती नहीं पहनता। जब मैं अपने गुस्से को समझने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान मुझे किसी बात पर ज्यादा गुस्सा आ जाता था तो आमतौर पर मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर पैदल चलने लगता था घंटों। बहरहाल ये लंबी चिट्ठी भी अब खत्म हुआ चाहती है। चुनाचे भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। क्या बात। अरे भाई साहब, प्रतीक भाई बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ, बहुत सुंदर लिखते हैं। हाँ, और जो कसावट है ना, मतलब ये ताऊ के टक्कर के श्रोता है। और आज क्या हुआ, आज का संयोग है, आज सुबह मैं एक फारसी शेर आते हुए गुनगुना रहा था, तो मैंने उसको ट्वीट कर दिया। इन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया, तो फिर मैंने एक ट्वीट कर दिया, तो हम दोनों एक ही मिजाज में थे आज। इन्होंने एक किस्सा और लिख के भेजा है, मतलब इनका नहीं है, इब्ने इंशा का है, पर इन्होंने याद दिलाया है वो किस्सा। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अवाम अपने मुस्तकबिल के खतरों को लेकर फिक्रमंद तो हैं, लेकिन तैयारी बस नाम की है। जैसे एक साहब थे जो अपने बंद फैक्ट्री के दफ्तर में अपनी कुर्सी पर बिना कपड़ों के बैठे हुए थे। उन्होंने अपने सर पर टोपी लगा रखी थी। एक दोस्त उन्हें ढूंढता हुआ आया और उन्हें इस हालत में बैठा देखा तो पूछा, छी ऐसे क्यों बैठे हो? तो वो साहब बोले, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ कौन ही आएगा। दोस्त ने पूछा, तो फिर टोपी क्यों लगाए हो? बोले, मान लो अगर कोई आ ही गया तो। तो ये इब्ने इंशा का पाकिस्तान रेडियो पर सुनाया 1950 का एक किस्सा इन्होंने शेयर किया है। बहुत सुंदर। और बनारस में आप आजकल हैं, तो अब मेरी जिज्ञासा आप में और बढ़ गई, और काशीनाथ सिंह जी से आपने हस्ताक्षर लिया और अपने मित्र को दे दिया। अपने लिए भी लेते तो अच्छा होता, ऐसा आपको लगता है? ऐसा मुझे भी हमेशा लगता रहा। और कितनी बार मैं उनसे मिला, लेकिन एक तस्वीर नहीं है जिसमें हम और काशीनाथ जी साथ हों। काशीनाथ जी के वाइन पीती हुई तस्वीर मेरी खींची हुई मेरे पास है, लेकिन एक भी प्रति पे उनका हस्ताक्षर या एक भी प्रति जिसमें मैं छायाचित्र जिसमें मैं मौजूद हूं, ऐसा नहीं है। सौरभ द्विवेदी गए थे हमसे पूछ करके काशीनाथ जी से मिलने, और सौरभ के पास इतने चित्र हैं, तो उन चित्रों को देख के मुझे लगता है कि यार एक को फोटो हम लोग नहीं खिंचवाए। लेकिन एक सुख है काशीनाथ जी के हस्ताक्षर नहीं होते हुए भी काशीनाथ सिंह जैसे हस्ताक्षर को देखना, उनके साथ ये 3 बैठकें होना, उनकी किताबों को पढ़ना, ये खुद में एक हस्ताक्षर है जो आपकी चेतना पे दर्ज हैं। बाकी किताब के हस्ताक्षर किन किन हाथों से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे किसे पता है, लेकिन चेतना के श्याम पट पे स्मृतियों के हस्ताक्षर ये सारे समय आपके साथ रहने वाले हैं। तो आप ये न समझें, न मैं समझता हूं कि हम पास होके भी हस्ताक्षरों से दूर रह गए। वाह। आलोक तिवारी ने पूछा है, गणतंत्र दिवस पर बाबा की ओर से सुझाई गई कविता का लिंक किसी के पास हो तो भेज दें। अब इनको क्या कह दें हम? इनसे कहिए मेकिंग जोक ऑफ्स देखेंगे तनी देर बैठ के। भाई कविता का लिंक नहीं है, वो नहीं इंटरनेट पर उपलब्ध है।
पिछले बेबाक बुधवार पर जो 26 जनवरी पर हमने बात की थी, 26 जनवरी की यादों पर, उस पर कुछ संदेश आए हैं। लकी का मैसेज आया मथुरा से कि चर्चा रोचक हो तो स्पेस भी क्रैश नहीं होता। बैटमैन ने लिखा है कि इतनी रोचक थी कि बस हाथापाई होते होते रह गई। जनार्दन जी ने लिखा है कि आपकी विद्वता को मान गए, ताऊ आप छा गए, आज हमको आप भागे। सतविंदर जी कविता है इनकी, तू जैसा हो गया बाप हाँ। साहब। सतविंदर जी ने लिखा है कि प्यार से डिसएग्री करना, वाह क्या क्वालिटी है। सब लोग ऐसे ही रह रहे हैं, देख के प्यारा लगा। बाकी सबकी बातों के अलावा ताऊ की गाय वाली बात भी टच कर गई। लेकिन भाई किसी को मारो मत, भले ही वो जनगण पर खड़ा हो या ना हो, समझा के मना लो तो आपकी असली जीत होगी, अगर जीतना ही चाहते हो। चाहे वो डॉक्टर साहब को मनाना हो, चाहे ब्रूस जी को। और ताऊ की गुगली को हर कोई पकड़ नहीं पाता, सबकी जय हो। तो ये पिछले बेबाक बुधवार के रेफरेंसेस हैं, उसमें जो बात हुई थी वो जिन्होंने नहीं सुना हो सकता है कुछ चीजें नहीं समझे हो। लकी ने लिख के भेजा है कि बिल्कुल ताऊ दर्शक भी थे और पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। बहुत खूबसूरती से ताऊ ने डॉक्टर साहब से डील किया, हम तो कायल हो गए। बाबा की कमी महसूस हुई मगर। हाँ, ये वहां पे भी बात हो रही थी उस स्पेस के दौरान भी। कुशाग्र की चिट्ठी आई है कि पहली बार बेबाक बुधवार ज्वाइन करने की तमन्ना ही रह गई। ट्विटर उनके एंड से इतनी बार क्रैश हुआ कि मूड खराब कर दी। हम आज ट्विटर स्पेसेस में जब भी जाते हैं, केवल आज तक की बात नहीं है, किसी भी ट्विटर स्पेसेस में हम जाते हैं तो वो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर वो क्रैश करके सब बंद हो जाता है। फिर पता चलता है कि वो क्रैश नहीं हुआ, हमारे ट्विटर पे ही कुछ लोचा हो गया। तो ये एक विचित्र सी चीज हो रही है। और पिछले हफ्ते हम ट्विटर स्पेसेस में थे भी, जब यूपी वाला विषय था उस पर बातचीत हो रही थी। उस दिन भी हालांकि ट्विटर स्पेसेस भी हमारा 3-4 बार क्रैश हुआ, लेकिन हम 12-15 बार बाहर होते रहे। तो ये कुछ समस्या है, चली आ रही है। और कई बार ये होता है कि हम फंसे रह जाते हैं काम काज में और देर हो जाती है, और उसके बाद में स्थितियां रहती नहीं है कि बहुत ऊर्जा समेट करके हम आए। ट्रोल भी अच्छे खासे हम हो जाते हैं जब भी ट्विटर स्पेसेस में कुछ भी बोलते। बाबा आप आया करें 10:30 के करीब। तो पिछली बार पिछले में भी हम आए तो एक व्यक्ति अपने आप को भाजपा का विधायक बता करके राजस्थान से और कुछ टिप्पणी कर रहा था। तो उसने कहा कि 2014 के बाद हम एक आजादी महसूस कर रहे हैं। हमने उसको दोहराते हुए कहा कि हाँ, आप ही नहीं, बॉलीवुड के भी कुछ लोग और बीजेपी के भी कुछ लोग ये समझते हैं कि 2014 में ही देश आजाद हुआ। भाई साहब, इस बात को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अनुयायी के कुछ लोगों ने सुना और उन्होंने टैग कर करके तरह तरह की गालियां, तरह तरह की व्यंजनाओं के साथ कि आज तक का ये एडिटर कह रहा है कि भारत 2014 में आजाद हुआ। अब इन लोगों से हम क्या कहें? ईसा मसीह वाला भाव आता है, हे ईश्वर इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दिक्कत ये कि जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं हर पक्ष में जो जानते हैं क्या कर रहे हैं फिर भी करते हैं। वो समझ जाते हैं आपका अर्थ क्या है, लेकिन फिर भी चाहते हैं नहीं इस विवाद खड़ा करें। कुशाग्र ने आगे एक और चीज लिखी है कि वो इससे जुड़ती है। एक चीज मैंने और नोटिस की बेबाक बुधवार में, एक पूर्ववर्ती श्रोता के दुख में ऐसा पड़े कि हमारे वेल मीनिंग और सौम्य व्यक्तित्व वाले सरदार को ही चैलेंज करने लगे कि ऐसे कैसे कहा वाले डैश यहाँ पे। बेचारे की गाड़ी वहीं फंस गई और बदतमीजी के साथ वो सभी का समय भी बर्बाद करने लगा। मुझे उन्हें देखकर भूतकाल में फंसे किसी डेल्यूजनल लेफ्टिस्ट की याद आई। सरदार की जय हो। भूतकाल में फंसे डेल्यूजनल लेफ्टिस्ट की याद आई। अभिषेक की चिट्ठी कोलकाता से आई है। इन्होंने लिखा है कि 3 ताल त्रिमूर्ति से पूछना चाहता हूं कि मैं कई किताबें पढ़ता हूं, लेकिन किताब पढ़ लेने के 1 सप्ताह के बाद किताब की बेसिक समरी से ज्यादा किसी को नहीं बता पाता। किताब में पढ़ा किस्सा पढ़ते समय जितना इंटरेस्टिंग लगता है उतना बताते समय नहीं लगता। बाबा, ताऊ और सरदार तो स्टोरी टेलिंग की आर्ट में दक्ष हैं। एक अच्छा स्टोरी टेलर बनने के लिए टिप्स दें प्लीज। एडवांस में शुक्रिया। जय हो। अभिषेक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। वैसे ये समस्या मेरे पास भी है। टिप्स तो संभव नहीं है, पर बहुत अच्छी बात है आप किताबें पढ़ते रहें। जितना याद रहता है उतना ही याद करने लायक शायद हो। आप अपने दिमाग पे अपने आप को ब्लेम मत करिए। बहुत सारी किताबों में बहुत कम होता है जो याद करने लायक हो। जो याद रह जाती है वही अच्छी चीज होती है। ऐसे ही धीरे धीरे आप पढ़ना चालू रखिए, दैट्स इट। और कई चीजें तुरंत याद नहीं आती हैं, लेकिन अपने समय पे चेतना
में कभी कभी वो प्रस्फुटित होकर स्वतः बाहर आती हैं। आप अगर मुझसे आज ये पूछें कि अंदाज अपना अपना में कौन हीरो थे, हीरोइन थी और उसका कथानक क्या था, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, जबकि वो फिल्म मेरी देखी हुई है। दिल चाहता है मैं क्या क्या हुआ था उस फिल्म के दौरान, ये मैं अभी नहीं बता सकता हूं, सिवाय इसके कि अक्षय खन्ना ने डिम्पल से शायद प्रेम का इजहार किया था और प्रीति जिंटा नाराज चल रही थी आमिर खान से। इतना ही हमें याद है, इससे ज्यादा याद है नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी परसों ही मैं पूछ रहा था कि दिल तो पागल है में करिश्मा है कि नहीं, फिर किसी ने कहा कि नहीं यार, माधुरी और वो दूसरी एक बिटिया है, क्या नाम उनका, वही है। तो इस तरह की कुछ कुछ बातें। तो ये कतई आवश्यक नहीं कि आपको सारे कथानक याद रहें। बहुत अच्छी बात है कि आपको समराइज्ड टेक अवे आपके पास है, आपके पास उपसंहार है उस कथा का। आप पढ़ते रहिए गुरु, जितना इकट्ठा होता जाएगा अपने आप छिलकने लगेगा, टंकी भरने दीजिए। और इससे बहुत विचलित मत होइएगा कि आप कथाएं सुना नहीं पा रहे हैं। कथाएं पढ़ने के लिए हैं। जब कोई कहे समरी सुनने के बाद कि इसमें क्या है, कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग बता इस किताब के बारे में, तो ऐसे सज्जन के मुंह पे आप किताब दे मारे हो, कहें कि पढ़ो, अगर मजा लेना है तो पढ़ो। हम 7 रात खराब किए हैं किताब पढ़ने में और तुमको 7 मिनट में सब मजा चाहिए है, ऐसे नहीं होता भाई साहब। ठीक है, तो ये आखिरी चिट्ठी थी आज की। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी 69वें एपिसोड में, जिसमें ड़ा नहीं है और वसंत का आगमन, वसंत पंचमी आ चुकी होगी, आने वाली होगी शायद उसके अगले दिन। हम लोग शनिवार को एपिसोड रिलीज करेंगे, तो वसंत पंचमी पर हम लोग बात करेंगे। आज जिन विषयों पर बात हुई है उन सभी पर आप क्या सोचते हैं, आप उसमें क्या वैल्यू एडिशन आपकी तरफ से है, आपके तजुर्बे, आपके एक्सपीरियंसेस और किस्से आपके साथ घटित हुए वो क्या हैं, वो प्लीज शेयर कीजिएगा। आज तक रेडियो का व्हाट्सएप नंबर आप जानते ही हैं, 9953332303। और जो लोग 3 तालियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं वो तो ग्रुप पर लिखते ही रहते हैं। जो कहीं भी नहीं है वो, और जो ईमेल प्रेफर करते हैं, उनके लिए ईमेल आईडी भी है radio@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं। बहुत दिन से कोई ऑडियो चिट्ठी नहीं आई है, कोशिश करें जिनके पास इस समय फुर्सत हो, इस बार जो है वो ऑडियो चिट्ठी भी एक आध सुनना चाहेंगे। जाते जाते बाबा कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कि सरसों अब फूलना चाहती है और कोहरा घना होने लगा है। सकल बना तिल का मौसम है, तिल खाइए, गर्माइश रहेगी। और बसंत पूजा जब अगले शनिवार को हम आपसे मिलेंगे तो फूल रही सरसों सकल बन का गीत गूंज रहा होगा। बसंत में प्रवेश हो चुका होगा, फागुन की तरफ हम जा चुके होंगे और आम सरसों को देखकर इतरा रहे होंगे कि अच्छा बहुत फूल रही हो, अभी हमको देखो। फिर बौरा जाएगा। और फिर उस फागुन में ऐसा बौराएगा, मतलब केवल बौराता सरसों से लड़के तब भी बात थी। ये जो शिवरात्रि की भांग पी लेगा ना हम, उसके बाद जो बौराएगा कि होली तक एकदम बौराया बौराया नजर आएगा। ये सुंदर सी करवट प्रकृति में अब शुरू होने जा रही है जब आप ये अड़ा वाला आखिरी एपिसोड सुन रहे हैं। ये यहाँ तक अड़ा हुआ सब कुछ यहीं छूट जाएगा। दिन बड़े होने लगे हैं, सूर्य उत्तरायण हो चुका है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस वक्त तिथि के अनुरूप खटतिला एकादशी मनाई जा रही है। 6 तरीके से तिल का आहार लग रहा है। 1 तारीख को यानी मंगलवार को मौनी अमावस्या में लाखों लोग नहा रहे होंगे एक साथ। कोविड त्राहिमाम कर उठेगा, माघ मेला में उसको लोग रौंद डालेंगे रेत के नीचे। और ठीक 5 दिन बाद फिर बसंत पंचमी होगी। तो ये बहुत कुछ होने वाला है। बसंत पंचमी पे पिछली बार हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी, इस बार भी कुछ संदर्भ उसके लेके आएंगे। सरस्वती की वंदना और सरस्वती की कथाएं। ए बसंत पंचमी। पंचमी बसंत, वाह वाह वाह, ताऊ ने जाते जाते दे ही दिया एक। नहीं, मैं ये कह रहा था कि तिल जो है ना, तिल शर्ट, आप तिल की चर्चा हुई, अभी तिल लोगों के दिखते नहीं है क्योंकि मास्क के नीचे होते हैं, पर एक शेर चूंकि बनता ही है, बहुत ही घटिया घिसा हुआ है कि अब जाकर समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है और हुस्न पर एक मास्क लगा रखा है। ये
बहुत बचपन में सुना था मैंने, और तब से जो है इतनी बार सुन चुका हूं इतने लोगों से, ये भूलने का नाम ही नहीं लेता। जब कोविड आया तब ताऊ समझ पाए कि ये शेर क्यों लिखा गया था। दर्पण साहा ने लिखा था उसी वाले शेर का कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, समाजवाद पे शिवपाल बैठा रखा है। और मैंने एक शेर लिखा था ट्विटर के लिए कि वैसे तो हुस्न तेरा बहुत कड़क व कैंट है, वैसे तो हुस्न तेरा बहुत कड़क व कैंट है, पर इस मुल्क में यूथ बहुत एस्पिरेंट है। वो आरआरबी की लड़ाई पे था, उसके जो मायने आप लगा सकते। क्या बात है। ये जो ताऊ का शेर है, ये फैज अहमद फैज की कविता में आता है, नज्म में, कि लौट जाती है नजर इन पे मगर क्या कीजिए, यस, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि राहतें और भी हैं वस्ल के नुसरत के सिवा। कि नुसरत जाएंगे तो अब राहतों से काम चलाएंगे। जो लोग 1.25 घंटे में ये 3 ताल छोड़ के चले जाएंगे, वो तो मतलब समझ लीजिए कि वो सिनेमा पूरा देखे बिना निकल गए। खैर 69वें एपिसोड में मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। और तिल दियां गल्ला काफी हो गई, तिल दियां गल्ला हो गई और बसंत पंचमी की गल्ला होंगी। हाँ, और झारखंड का जो स्पेशल प्रसाद है ना, वो कच्ची मटकी में भिगोया हुआ चावल तमाम तरह के फलों के साथ सिझाया हुआ, बिना पका। अरे साहब, सरस्वती पूजा उसमें बेर भी होता है। उसमें जो बेर होते थे ना, ओहो, देर सवेर दिल उसी पे आता है। हाँ, वो गिंठौआ बेरी है, वो झड़ बेरी। हाँ, स्वाद उसी में है। यहाँ तो एक खट्टे वाले बेर आते हैं। अरे वो तो बड़े बड़े, ये तो बेकार है। हाँ, किसी स्वाद के नहीं है। जो छोटे लाल वाले जो होते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो झड़बेरी है, छुचका बेर, जो वो हरे भी होते हैं पर छोटे होते हैं साइज। हाँ, उसमें वो दिल्ली में मिलते हैं अलग से मसाला वसाला नींबू डाल के उसको। अरे ना 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 ना, वो प्रसाद में अलग ही मजा है बॉस। खैर, झारखंड वालों, बिहार वालों, बंगाल वालों, सरस्वती पूजा का प्रसाद हमारी तरफ से आप चख लेना। उसका स्वाद अभी आ रहा है मन में। विद्या दे ना दे माता, प्रसाद बहुत अच्छा दिवाती थी। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या फॉर ऑलवेज। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।